बहुत बढ़िया। ये अच्छा लगा सुन के। मॉर्निंग। आज हमें ना जुलाई मंथ की करंट अफेयर करेंगे और कल सितंबर मंथ की करंट अफेयर करेंगे। और जो पूरे सेशन का कुछ लास्ट 20 to 30 जो मिनट्स होंगे ना, उसमें जो मुझे इस वक्त इम्पोर्टेंट लग रहा है ना, जो अभी 2-3 एसएससी के एग्जाम हो चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग जो मुझे लग रहा है कि ये तो बस पढ़ाई देना चाहिए, वो मैं लास्ट 20 और 30 मिनट्स में वो पढ़ा दूंगा, है ना। डेली ऐसा करेंगे हम, जब भी पढ़ेंगे तो जो मुझे लग रहा होगा ना कि ये अदर देन करंट इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ा देंगे, ठीक है। आगे आ जाओ यार, थोड़ा थोड़ा। अच्छा लगता है मेरे को, बच्चे बैठे रहते हैं ना तो अच्छा लगता है। आगे आ जाओ। और ये भी बता दो कौन कौन आरएस की तैयारी, मतलब स्टेट की तैयारी कौन कौन कर रहा है। स्टेट की तैयारी कर रहे हो आप? और कौन कर रहा है स्टेट की तैयारी? इस मतलब एसएससी। आप थोड़ा इस तरफ आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ मतलब, हाँ ठीक है। चालू करते हैं अपन, है ना, आज की क्लास। हाँ, मंकी पॉक्स का नाम सुना होगा आप सभी ने, है ना। इसमें क्या होता है ना, शरीर पे थोड़े थोड़े दाने हो जाने लग जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक आम लोग को पता होना चाहिए। लेकिन जैसे हमने एसएससी का सिलेबस पढ़ रखा है, वो क्या बोल रहा है, आम जनता के बारे में नहीं बात कर रहा था, वो किसके बारे में बात कर रहा था, एक एजुकेटेड। सिलेबस में पढ़ा था ना आपने, मैंने सिलेबस उस दिन आपको डिफाइन कराया था, तब उसने क्या बोला था, वो नॉलेज जो किसको होनी चाहिए, एक एजुकेटेड इंडिविजुअल को होनी चाहिए, एक पढ़े लिखे व्यक्ति को होनी चाहिए। तो जब हम देखते हैं कि हमारे आसपास मंकी पॉक्स फैल रहा है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि उसका सोर्स क्या है, मतलब वो किस वजह से फैल रहा है। वायरस है, मतलब वायरल है, बैक्टीरियल है, फंगल है, कैसा है मंकी पॉक्स? वायरल है। भाई कोरोना वायरस आया था, उसके जस्ट बाद ही तो आया था नहीं। तो अभी कैसे अटैक हो रहे हैं, वायरल अटैक ज्यादा हो रहे हैं। तो ये कैसा है? पहला देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। तो मंकी पॉक्स एक कैसा डिजीज है, कैसा इन्फेक्शन है? वायरल इन्फेक्शन है। फिर ये होता क्यों है, कैसे होता है? ये ना, जो ये मंकी पॉक्स है ना, एक कैसा है, रेयर वायरल डिजीज है। कैसी डिजीज है? रेयर वायरल डिजीज मतलब बहुत कम होती है। और कैसी है? वायरल डिजीज है। देखो इसका जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो कैसा ही है, एक डबल स्ट्रेडेड डीएनए वायरस है। कैसा है? डबल स्ट्रेडेड है। अब देखो डबल स्ट्रेडेड का मतलब क्या होता है, मतलब इसमें इस तरीके की एक स्ट्रेड नहीं होती है, इस तरीके की होती है। डबल स्ट्रेडेड है ये, है ना। ये समझ में आ गया। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला तो क्या था, मंकी पॉक्स कैसा है, वायरल है। सेकंड कैसा है, डबल स्ट्रेडेड है। फिर क्या है, ये जूनोटिक है। कैसी है? जूनोटिक। इसका मतलब क्या होता है, जानवरों से इंसानों में फैल सकती है। तो इसमें देखो यही था, एक एन इन्फेक्टेड एनिमल ट्रांसमिट्स द वायरस टू ह्यूमंस, है ना। कैसे? या तो वो उसको काट ले, या उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है। अभी थोड़े दिनों पहले आपने देखा होगा कि है ना, गायों में भी एक बीमारी फैल रही थी। वो कैसी थी, वो वायरल थी या बैक्टीरियल थी? श्योर अब? आप इनसे लड़ाई हो रखी है क्या आपकी? लड़ाई हो रखी है क्या इनसे? तो इनके पास बैठो ना आके। लंपी कैसी थी? वायरल थी, ठीक है ना। तो हमें क्या पता होना चाहिए, जब भी कोई डिजीज दिखे, तो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, कैसी है, सोर्स क्या है इसका। वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, क्या है? तो तुमको पता लग गया। अब है ना, ये चीजें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हम डॉक्टरी नहीं करनी हमको, कि इसमें क्या सिम्टम है, बुखार क्या हो रहा है, ये हमारे मतलब का नहीं है, ठीक है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आज दोबारा पढ़ रहे हैं। I2U2। अब इसमें I2U2 का मतलब क्या है, बताओ। क्या?
बोलो भाई बोलो। आई के दो का बताओ पहले तो। इंडिया और इजराइल। दिख रहा है क्या सभी को? जिसको नहीं दिख रहा वो सुन तो लेना, ठीक है। और इस U2 का मतलब क्या है? क्या? यूएसए और यूई। अब यार ये देखो, ये यहां भी दिख रहे हैं, ये इंडिया है, ये आपको पता है यूएसए है ही। ये आपको पता नहीं भी होना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पता समझ में आ जाएगा कि ये तो यूएई से है, तो ये अपने आप इसराइल से है, ठीक है। ये क्या है? एक ग्रुपिंग है चार लोगों की। कौन कौन से चार देश हैं? बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन अगर आ गया तो क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि इसमें कौन कौन है, वो ये पूछेगा I2U2 में निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है। उसमें से तीन तो ये होंगे, और एक कोई ऐसा दे देंगे, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ऐसी कंट्री दे देंगे, वो नहीं है। वापस से याद करते हैं, I2U2 क्या है? चार देशों का एक ग्रुप है। कौन कौन से चार देश हैं? I2 से कौन से? इंडिया और इजराइल। और U2 से कहीं यूके तो नहीं है? नहीं, ठीक है। यूक्रेन तो नहीं है? ठीक है, समझ में आ गया बात। अब ये ग्रुपिंग को क्या बोलते हैं? इसको एशिया का क्वाड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये क्या कहते हैं इसको? एशियाई क्वाड। अब तुम्हें एशियाई तो पता है तुम्हें कि एशिया का कुछ है, पश्चिमी एशिया में कुछ कंट्रीज हैं इसमें, इसलिए इसको पश्चिमी एशिया का क्वाड कह रहे हैं। लेकिन वाकई में क्या तुमको पता है कि क्वाड है क्या? क्वाड्रिलेटरल पता है? क्वाड्रिलेटरल पता है, जिसमें चार भुजाएं होती हैं, ऐसी कोई आकृति, इतना पता है सबको? तो क्वाड क्या होता है? कोई भी चार चीजों का कोई ग्रुप होता है, इसको क्या कहते हैं हम? क्वाड। अब इस क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? देखो, पहले तो दो तो यहीं से उठा लो। कौन कौन? इंडिया और यूएसए। जो इस पश्चिमी एशिया के क्वाड में है ना, I2U2 में, वो दो कंट्री तो ये रही। बची हुई दो कंट्री बताओ। जापान और जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो अब कंफ्यूज नहीं होना, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अब हमें पता लग गया, दो ग्रुपिंग्स हमारे दिमाग में आ गई। पहला तो I2U2, और दूसरा जो क्वाड खुद है। तो I2U2 में पता है, और क्वाड में पता है आपको? इंडिया, यूएसए और जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब हमें ना I2U2 में हमें नहीं मतलब है कि वो क्या क्या बात कर रहे हैं, फिर भी एक बार के लिए कर लेते हैं कि जो I2U2 में है ना, वो किन किन छह चीजों के बारे में आपस में काम कर रहे हैं। पहला तो वाटर। आपको पता है इसराइल में वाटर बहुत कम है, पानी की बहुत ज्यादा कमी है, फिर भी वहां पर ऐसी कोई पानी की, वहां भले ही पानी की स्कैरसिटी है, लेकिन लोगों को पानी आराम से मिल रहा है, खेती को भी आराम से पानी मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, जिससे कि वो कम पानी में भी अपनी आपूर्ति कर लेते हैं, ठीक है ना। हमने वहां से कौन कौन सी ले रहे हैं? स्प्रिंकल, आपको पता है स्प्रिंकल इरिगेशन? हाँ, ड्रिप इरिगेशन, ये हम वहां से ले रहे हैं इसराइल से। तो देखो, कोऑर्डिनेशन समझ में आ गया किस में। फिर एनर्जी में, यूएई से हम क्या लेते हैं? तेल। तो एनर्जी का कोऑर्डिनेशन चाहिए ना। और ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस। अभी यूएई का एक मिशन है, यूएई का एक मिशन है, एक तो गया है मंगल पर। बताओ क्या नाम है उसका, जो 2020 में गया था। स्पेस की बात हो रही है ना। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस स्लाइड में अगर हम देख रहे हैं तो कितने क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं ना एक स्लाइड में से। हमें ये नहीं, हमें जैसे जैसे चीजें पकड़ रहे हैं ना, हम वैसे वैसे चीजों के बारे में उसकी परतें खोलते जा रहे हैं, सतह खोलते जा रहे हैं। यूएई का 2020 में पहला मिशन गया था मंगल पे। कौन से ग्रह पे? मंगल ग्रह पे। उसका क्या नाम था? होप। कहां पर गया था ये? मंगल पे। कौन सी कंट्री का था? कौन से प्लेनेट पे गया था? मार्स पे। कब गया था? 2020 में। आ गया समझ में? बाकी और कुछ नहीं है इस स्लाइड में, है ना। अब आपको ना ये बता देता हूं, एक अब्राहम अकॉर्ड हुई थी। क्या हुई थी?
अब्राहम। अब आपको ये अब्राहम पता है कौन थे? ये पता है अब्राहम कौन थे? क्या? जॉन इब्राहिम नहीं, जॉन इब्राहिम नहीं, अब्राहम। लिंकन भी नहीं। अब्राहम वो महापुरुष थे जिनसे तीन बड़े धर्म निकलते हैं, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम। ये जो तीन धर्म है, अगर इन तीन धर्मों को आप जड़ जाके देखोगे तो वो इंडिविजुअल कौन थे? अब्राहम। और इसीलिए ही इन रिलीजन्स को अब्राहमिक रिलीजन कहते हैं। कैसे रिलीजन? अब्राहमिक रिलीजन। ठीक है ना? तो अब्राहम ये थे। तो अब देखो ना, तो यूएई एक ऐसी कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, और इजराइल कैसी कंट्री है? यहूदी। तो इन दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट कौन है? अब्राहम। इसलिए इन्होंने अपनी अकॉर्ड को नाम क्या दिया? तो अब तुम्हें रटने की जरूरत है? जरूरत है? तुम्हें पता लग जाएगा अब्राहम अकॉर्ड किस किस के बीच में हुई थी? इजराइल और यूएई। किस किस के बीच में हुई थी? इजराइल प्लस यूएई। ये इसलिए इंपॉर्टेंट थी कि इससे पहले ये देश आपस में लड़ाई करते थे। सिर्फ क्या करते थे? लड़ाई करते थे। और अगर लड़ाई नहीं भी करते थे ना, तो आपस में बात तो नहीं करते थे। लेकिन उन्होंने 26 सालों बाद में आपस में बात करी और एक समझौता किया। उसका नाम क्या दिया? अब्राहम अकॉर्ड। ठीक है? अब इसमें और कुछ नहीं बचा इसमें ना। हाँ। अब ये क्या है? हम सब बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको, बहुत बार देख भी चुके हैं। पता है इसके बारे में आपको? अभी जो स्लाइड है आपके सामने, एक बार उसको पढ़ो और सोचो कि आपने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा है क्या, इस चीज को? ये कितनी बार तो न्यूज़पेपर में आ गई, और कितनी बार हम इसके बारे में बात कर चुके। क्या है ये? आप बताओ। थर्ड नंबर क्या बोल रहे हैं? पढ़ दो बस, जो भी इस पे लिखा है वो पढ़ के बोल दो एक बार। आप बोलो। कहाँ पे लेके आए थे? देखो, घबराने की बात नहीं है। आपको सबसे पहले अगर किसी चीज पे पार पार पानी ना, तो अपनी घबराहट पे पानी है। ठीक है? यहाँ पर जब भी आपको मौका मिल दूं मैं बोलने का, तो फ्रीली बोला करो। यहाँ कोई परफेक्ट नहीं है, इवन दो मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। आपको पता है, थोड़े दिनों पहले मुझे बोर्ड भी चलाना नहीं आता था। पता है ना आपको? आपको हिचकी क्यों आ रही है? पानी पी लो आप। देखो, ये सब घबराहटें दूर करनी है। मुझे नहीं आ रहा था ना यार, आप लोगों को पता है ना। मेरे को बोर्ड नहीं आ रहा था, मैंने एक्सेप्ट किया ना कि यार मुझे बोर्ड चलाना नहीं आ रहा। लेकिन अब धीरे धीरे आने लग गया ना, तो धीरे धीरे आप भी बोलना सीख जाओगे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? देखो, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि हम कहा अफ्रीकन चीतास को नाम्बिबिया के नाम्बिब डेजर्ट से कहाँ लेके आए हैं? कूनो नेशनल पार्क, जो कहाँ पर है? एमपी में। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। कि फिर भी मैं दोबारा बता रहा हूं, हम अफ्रीकन चीतास को नाम्बिबिया से इंडिया लेके आए हैं, और इंडिया में उनको कहाँ छोड़ा है हमने? कूनो नेशनल पार्क, जो कहाँ पर है? एमपी में। उन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? शोपुर डिस्ट्रिक्ट में। हो गया समझ? बैठ जाइए, आप जल्दी से बैठ जाइए, आराम से। ठीक है? लेकिन अब देखो, ये बात यहीं तक खत्म नहीं होती। ये तो सबको पता है यार। चाय वाले को भी पता है, जिसके आप चाय पीने जाते हो ना, उसने भी ये बहुत बार सुन लिया होगा। वहां पर 5 मादाएं 3 नर लाए गए हैं, या 3 नर 5 मादाएं, कुछ भी होगा वो। उसमें से एक का नाम आशा रख दिया गया है। ये बहुत बार बहुत सब सुन चुके हैं। लेकिन हमें से एक कदम आगे चलना है। देखो क्या, पहले तो हमें ये कदम आगे बढ़ाना है। बैठ जाओ आप सब। देखो कितने कॉन्फिडेंस से लोग क्लास में आते हैं कि पेन पेपर ही नहीं लेके आते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसा पढ़ाया जाएगा कि ये बस सब याद हो जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन फिर भी भाई पेन पेपर लिया करो। मेरा भी अभी कुछ लिखाने का मन है। कॉपी किताब निकालो सब अपनी अपनी। विश्वास है ना? वो ही विश्वास तोड़ रहा हूं मैं अभी। ठीक है ना? क्योंकि मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज लगी स्लाइड को बन जाने के बाद।
देखो, देखो आपको पता है ये अब चीता कितनी बात हो चुकी है ना, तो वो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि बस इस चीता को हम कहाँ से लाए हैं, वो एक कदम आगे जरूर जाएगा इसके ऊपर। तो वो एक कदम वो किस दिशा में उठाएगा ये हमको नहीं पता, लेकिन जो जो दिशा हम जानते हैं वो दिशा हम आपसे आपको बता देता हूं मैं। देखो, सबसे पहले तो वो ये पूछेगा कि चीता का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, ठीक है ना। तो वो मैं लिख के लाया हूं, वो मैं लिखा देता हूं आपको। ये तो हमको पता ही है चीता, इसको हम ये हिंदी में चीता और इंग्लिश में चीता, कोई भी इसका इंग्लिश का कोई ट्रांसलेशन नहीं है, ठीक है। इसका जो बायोलॉजिकल नेम है ना वो ये है, एसिनॉक्स। किसी को दिख नहीं रहा हो तो यार बता देना पहले। नहीं दिख रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पहले बता देते। अब दिख रहा है क्या? ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका बायोलॉजिकल नेम। ये लिख लो सभी। ठीक है। अब देखो, तुम्हें पता हो ना, चीते दो तरीके के चीते हैं, पता है तुम्हें? हम कौन से चीता को लेके आ रहे हैं वहां से? एशियाटिक चीता ला रहे हैं या अफ्रीकन चीता ला रहे हैं, ये बताओ। है यार, अफ्रीकन चीता ला रहे हैं एशियाटिक ला रहे हैं, दोबारा बताओ ना। आप क्या बोलते हो? आप बताओ पहले, लड़कियों के लीडर हो आप, अब बताओ क्या है। अफ्रीकन, अभी तो एशियाटिक बोला था आपने, चेंज कर लिया। ये गलत बात है इतनी जल्दी। ठीक है, देखो, अफ्रीकन, अफ्रीका से ला रहे हैं ना, नामीबिया कहाँ है? अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका का थोड़ा सा ऊपर है। अभी हम मैप भी देखेंगे उसका, तो वहां कौन से मिलेंगे चीता में? अफ्रीकन ही मिलेंगे। एशियाटिक चीता कहाँ मिलने चाहिए हमें? एशिया में मिलने चाहिए। तो वो कहाँ पर है अभी मौजूद? ईरान में मौजूद है। कहाँ पर है? और हमने ईरान से मांगे भी थे कि भाई हमें एशिया, हम एशियन कंट्री है, हमें एशियाटिक चीते दे दो आप। बात सही भी चल रही थी, लेकिन ईरान ने एक शर्त रख दी। उसने बोला कि आप हमें ना, हम आपको एशियाटिक चीता दे देंगे, लेकिन आप भी हमें बंगाल टाइगर दे दो। क्या दे दो? और बंगाल टाइगर हम चाह के भी नहीं दे सकते उनको। और ऐसा क्यों? वो हमारा नेशनल एनिमल है। क्या है, पता है ना आपको? कौन है हमारा नेशनल एनिमल? बंगाल टाइगर। तो हम नहीं दे सकते, तो हम लाए क्या है? अफ्रीकन चीतास। क्या लाए हैं? अफ्रीकन चीता। और उसका नाम क्या है? एसिनॉक्स जुबेटस। अब देखो, मैं यहां से करा रहा हूं आपको। अफ्रीकन में है ना, ये जुबेटस के आगे एक एक जुबेटस और जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? ये जुड़ जाता है अफ्रीकन के आगे। और जो एशियन होता है ना, कौन सा? एशियाटिक, उसके आगे ये जुड़ जाता है, विनेटिस कुछ करके है। हाँ, विनेटिकस। ये एक कदम आगे हमने बढ़ाया। लिख लो इसको, इस जगह पर ऐसे जुबेटस पे, यहां पर एक जगह तो ये आ जाएगा अफ्रीकन में, और एशियाटिक में ये विनेटिकस आ जाएगा। ठीक है। यार मुझे बोलना नहीं चाहिए था, मुझे बोर्ड आ गया, ऑपरेटर चले गए। क्या बोल दूं किसको? आपको कर दोगे आप? सही है यार, इमोशनल हो गया मैं सुन के। चलो, धन्यवाद यार, है ना। हाँ, अब है ना, इसके आगे इसी चीज का एक कदम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वो दूसरी स्लाइड में मैं भी रखूंगा आपको। इसके आगे थोड़ा सा जगह छोड़ना, थोड़ा कुछ और बताऊंगा आपको। अभी हम बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। आपको पता है ब्रिक्स क्या है? देखो है ना, सब लोग है ना, थोड़ा सा ना अटेंटिव हो जाओ। या तो क्लास के बाहर चले जाओ, या अपनी नजर इस पर और कानों को ट्यून कर लो मेरी आवाज के लिए। ठीक है,
मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं ना वैसे वैसे सुनो। कैप सही दिख रहा है आपको? कंफर्टेबल हो ना? नाराज हो क्या हम सबसे? इतना दूर क्यों बैठे हो यार? ठीक है चलो यार, कोई दिक्कत नहीं। अभी दोस्ती नहीं हुई है अपन सबकी, हमारी तो दोस्ती है देखो सबकी। हम सब यहाँ आसपास बैठे हैं। अब ठीक है, देखो ब्रिक्स का आपको पता है ये एक ग्रुप है अगेन, और ग्रुप्स के जनरली शॉर्ट नेम्स बने होते हैं। अब ब्रिक्स के शॉर्ट नेम में आपको पता है बी किसको डिनोट करता है, आर किसको, आई। अब देखो जब भीड़ चिल्ला रही है ना, तब तो चिल्ला लो कम से कम, तब तो बोलो। अकेले बोलने में तो मुझे लगता है 50% नहीं बोलते, लेकिन भीड़ में तो सब बोलो। दोबारा बुलाओ, लेकिन चिल्लाना नहीं है, बोलना है। अब मैं समझ गया यहाँ पे धुआंधार बल्लेबाज आ चुके हैं। ठीक है, तो इस जो नहीं, बी से, आर से, आई से, सी से, एस से। देखो ये पांचों देश एक साथ आए क्यों? पहला तो हमको ये सबसे पहला कारण होना चाहिए, बाकी और आवाजें मत निकालो, ठीक है ना? उसके लिए मौका मिलेगा आपको जब यहां से बाहर जाओगे, कुछ और दोस्तों के साथ मस्ती करोगे, तब निकालना। ये चारों देश आए कब? जब इनको पता चला कि यूएन जैसी जो ग्रुपिंग है ना, यूनाइटेड नेशंस, उसमें पश्चिमी देशों का बहुत ज्यादा बोलबाला है। पश्चिमी देश कौन से? यूरोपियन कंट्री और अमेरिका, यूएसए। तब इन्होंने बोला कि यार हम पांचों देशों को या चारों देशों को, हम कुछ देशों को मिलके एक ग्रुपिंग बनाना चाहिए कि जो कि डेवलपिंग नेशंस की आवाज को एक वैश्विक पटल पे ला सके। समझ रहे हो? विश्व का अगर कोई मंच हो, उस पर डेवलपिंग नेशंस की कोई बात लाए, तो ऐसा ग्रुपिंग बननी चाहिए। तो 2001 में गोल्डमैन शेस, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी कंपनी है जो कि रेटिंग एजेंसीज निकालती है। आपको नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी एक बार उसको लिख देता हूं, कभी कभी आ जाती है। इसका नाम ये देखो, सुना भी होगा आपने। इसका नहीं सुना होगा तो इसका तो सुना होगा यार। इसका सुना है क्या? मूडीज का सुना है? मूडीज ने इंडिया की रैंकिंग कम कर दी। ये एक तरीके की रेटिंग एजेंसी है। कैसी एजेंसी है ये? कंट्रीज के जो बॉन्ड्स होते हैं उनको, और बाकी सब प्रोडक्ट्स को क्या देती है? रेटिंग। क्या देती है? तो हम क्या करते हैं, जैसे कोई इन्वेस्टर है, मानो कोई कनाडा में कोई इन्वेस्टर बैठा है और उसको इन्वेस्ट करना है कनाडा से बाहर, तो वो सबसे पहले ये देखेगा ना कि यार मूडी या गोल्डमैन शेयर्स कौन सी कंट्री को कितनी अच्छी रेटिंग दे रहे हैं, तभी तो इन्वेस्ट करेगा। आपके पास 20 रुपए हैं और आप रेट किसी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो कोई इंसान अगर आपको मिल जाए जो बता दे कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो अच्छी बात है ना। ऐसे ये कंट्री, ये ऑर्गेनाइजेशन हैं जो क्या करती हैं, रेटिंग्स देती हैं, बताती हैं कि भाई कौन सी कंट्री की कैसी हेल्थ है, इकोनॉमिक हेल्थ और पॉलिटिकल जो वहाँ सिचुएशन है वो कैसी है, और उस बेसिस पर लोग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब अगेन हम ब्रिक्स पर आते हैं। तो क्या हुआ था ना 2001 में, कौन सी ईयर में? 2001 में गोल्डमैन सैश है ना, इसके अर्थशास्त्री थे, नाम याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जिम ओहनिल ने चार देश, कौन से चार देश? ये चार देश, ये चार देश। लिखो मत, जो मैं लिखवाऊंगा वही लिखना बस, फटाफट आ जाओ यार। थोड़ा जल्दी आ जाओ प्लीज, थोड़ा जल्दी प्लीज। हाँ, हम दोबारा से पढ़ते हैं, ठीक है? आपको पता है ब्रिक्स करके एक ग्रुप है, क्या है? ब्रिक्स, ब्रिक्स पता है? ब्रिक्स, इसमें बी डिनोट करता है ब्राजील के लिए, आर करता है रशिया के लिए, आई इंडिया के लिए, सी चाइना के लिए, और एस साउथ अफ्रीका के। ये पांच देशों का एक ग्रुप है ब्रिक्स, जो काफी चर्चा में रहता है। हम इसका थोड़ा हिस्ट्री जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कब बनी थी, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, और क्या इसका कारण था उत्पत्ति का। तो सबसे पहले देखो, हमने ना एक 2001 में एक अर्थशास्त्री थे जिम ओहनिल, उन्होंने बोला था कि ये चार कंट्री एक ग्रुप बना सकती है, ये चार कंट्री। और ये है ना 2001 में करीबन ये चारों कंट्री ना, मतलब अच्छा खासा ग्रो कर रही थी। देखो, ब्राजील,
इंडिया और चाइना डेवलपिंग नेशन से ही है। तीनों तीनों कैसे हैं? विकासशील देश। कैसे? विकासशील देश थे। अच्छी इनकी जो ग्रोथ रेट है वो काफी अच्छी चल रही थी 2001 के आसपास। और रशिया तो आपको पता है एक विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्री है, पता है ना। तो ये बोला कि अगर ये चारों कंट्री एक साथ आ सके तो जो पश्चिमी देशों का एक तरीके का डोमिनेंस है ना वर्ल्ड की पूरी गवर्नेंस पर, उसको बैलेंस किया जा सकता है। किसने बोला? जिम ओनिल ने 2001 में। तो क्या ग्रुप बना? ब्रिक। एस ने ब्रिक। और इन ये लोग है ना पहली बार, भाई उस बंदे ने तो बोल दिया, लेकिन उस बंदे के बोलते ही थोड़ी कि चारों देश मिलके और एक साथ आ जाएंगे। इसको कुछ 8 साल लगे और 2009 में ये चारों देश एक साथ आए। कौन सी ईयर में? 2009 में। सिर्फ कौन आए? 4 देश, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। और इन्होंने अपनी एक शिखर सम्मेलन करी। एक ये चारों देशों के लीडर्स एक जगह आए, मिले और उन्होंने बातचीत करी। कौन सी ईयर में? 2009 में। कौन चार देश? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। लेकिन साउथ अफ्रीका को पता चला यार ऐसा ही कोई ग्रुप बन रहा है और मुझे पीछे नहीं रहना चाहिए, तो उसने अगले ही साल वो मिल गया 2000 देश में। और ये ग्रुप ब्रिक्स ना रहते हुए अब क्या बन गया? ब्रिक ना रहते हुए ब्रिक्स पूरा। अब समझ में आ गया आपको? 2009 में ये 4 कंट्री साथ में आई और 2010 में साउथ अफ्रीका भी आ गया। लेकिन पहली बार इस ग्रुप के बारे में कब बात हुई थी? 2001 में। ये बात है। अभी इसकी है ना कुछ 14th इसकी कुछ मीटिंग हुई है, 14th है ना, वो वर्चुअल हुई है। चीन उसका लीडर था, वर्चुअल हुई है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना अनिल जी? वो जो एक दूसरी पीडीएफ है ना वो एक बार चला दो। एक बार रुकना, अभी मत चलाना। हाँ अभी सब। आवाज नहीं आ रही क्या? अब आ रही है ना? यार पहले तुम वहां बैठे ही नहीं थे ना, कोई तुम्हें उतनी एनर्जी दे ही नहीं रहा था, जहां तक आवाज की जरूरत थी वहीं तक दे रहा था। ठीक है अब तुम आ गए हो तो आवाज आएगी। आ रही है आवाज? नहीं 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 सही, जो बैठ गए ना जहां वहां बैठे रहे, तो अब जो भी आए ना उनको इधर भेज देना भाई, जिम्मेदारी है तुम्हारी, है ना। ठीक है अब चालू करें। देखो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं इसलिए दोबारा चालू किया है। अनिल जी वो एक पीडीएफ इसके बाद चला देना, वो जो सेकंड पीडीएफ थी ना। हाँ ये पढ़ा दूं मैं, जल्दी आ जाइए अब, थोड़ा जल्दी, ट्रेन छूट रही है अपनी। इधर आ जाओ इस तरफ, वो वाला चला दो अनिल जी, वो चला दो। क्योंकि मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आने लायक है। अरे इंडिया ने बहुत पैसे खर्च करे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए और अभी करोड़ों रुपए और खर्च हो जाएंगे। अरे इनको तो बच जाने दो पहले। एक्चुअली क्या है ना कि एनवायरमेंटलिस्ट है ना, जो जो पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, उनका ये मानना है कि यहाँ चीता भी आए हैं और यहाँ पे लेपर्ड्स भी हैं, मतलब तो, और सबका प्रे बेस लगभग एक ही है। और यहाँ पर जो प्रे काउंट है ना, मतलब जो शिकार होने वाले जानवर जैसे कि डियर है, वो पहले से ही कम है। तो क्या ये अफ्रीकन चीता यहाँ सरवाइव कर पाएंगे क्या एशियन कंट्री में, साउथ ईस्ट एशिया में, भारत जैसे में? इस पर एक सवाल है। तो अभी 4-5 सालों में हमको पता चलेगा कि प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल होगा। ठीक है लाए क्यों है यार ये बता दो तुम, तो हमें क्या जरूरत है यहाँ लाने की चीता को, ये बता दो। आएगा नहीं, हम वैसे बातचीत कर रहे हैं, अपना दिमाग पे जोर डालो कि हम चीता लाए ही क्यों हैं। हमारे जानवर कम है क्या देश में? फिर किसको बैलेंस करना है? बायोडायवर्सिटी को। किसको? और चीता क्या होता है? एक चीता है ना एक फ्लैगशिप स्पेसी होता है। जहां चीता रहता है ना वहां पर बायोडायवर्सिटी अपने आप बहुत अच्छी रहती है। ये स्पेसीज हैं, हम इनको कंजर्व करते हैं ना तो पूरी नेचर कंजर्व होती है। चीता, टाइगर, एलिफेंट, इसलिए उनको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर सोचो टाइगर नहीं होगा तो जंगल में क्या मिलेंगे? सिर्फ डॉग्स, भेड़िए, हिरन। तो बायोडायवर्सिटी बचेगी क्या? हिरन क्या खाते हैं? पेड़ पौधे। वो छोड़ेंगे क्या उन पेड़ पौधों को? वो रीजनरेट होने का टाइम ही नहीं देंगे उसको। तो नेचर अपना एक बैलेंस बना के रखता है।
और वो बैलेंस हमें नहीं बिगाड़ना, हम पहले बिगाड़ चुके हैं। टाइगर्स को किल कर चुके हैं, चीतास तो एक्सटेंट हो चुके थे। कब हुए थे चीता एक्सटेंट इंडिया से? 1900, बताओ यार। 1952, 1902 में चीता एक्सटेंट हो गए थे इंडिया से, दो बचे थे। कितने बचे थे? सबको पता था कि भारत में सिर्फ दो ही चीता बचे हैं, लेकिन एक राजा को भी पता था कि अब बस दो ही मेरे शिकार बचे हैं, और उसने दोनों को, और चीता एक्सटेंट हो गए इंडिया से। ठीक है? नहीं 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 नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं बताऊंगा यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, चलो। स्टोरी है यार, इसकी विश्वसनीयता इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं तुम्हें बताऊं। स्टोरी है सिर्फ एक। ठीक है, चलो अब चीता पे बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम 8 चीता, अफ्रीकन चीता, नाम्बिबिया से, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, उसको इंडिया में लेकर कहाँ आए हैं? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में किस जगह पर? कौन सा पार्क? कूनो नेशनल पार्क। कैसा? कूनो। कहां पर है ये नेशनल पार्क? को मैं ना एनपी लिख रहा हूं, चलेगा? नेशनल पार्क को एनपी चलेगा क्या? कूनो नेशनल पार्क है कहां पर ये? मध्य प्रदेश में। अभी हम ये बात कर चुके थे कि चीता का साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम क्या है? क्या है? जो अभी क्लास में आया ना वो इसको लिख लो, क्योंकि मुझे लगता है कि क्वेश्चन आ सकता है कि चीता का बायोलॉजिकल नेम क्या है। तो चीता का बायोलॉजिकल नेम क्या है? ये रहा। चीता का बायोलॉजिकल नेम है एसिनॉक्स जुबेटस। क्या है? अब हम यहाँ पे दो तरीके के चीताओं की बात कर रहे हैं। एक तो जो हम लेके आए हैं अफ्रीकन चीता, और एक जो हमारे एशिया में रहते हैं, जो अभी इंडिया में तो नहीं है लेकिन कौन सी कंट्री में है? ईरान में है। वो कैसे चीता है? एशियाटिक चीता। तो सिर्फ अगर चीता का पूछा जाए तो उसका तो नेम ये है, एसिनॉक्स जुबेटस। लेकिन अगर मान लो वो अफ्रीकन चीता की पूछे ना, तो इस जुबेटस के आगे एक और जुबेटस लगा देना। और अगर वो एशियाटिक चीता की बात करे तो इस एसिनॉक्स जुबेटस के आगे क्या लगा देना? विनेटिकस। प्योरली याद करने का है, याद करके जाना। ठीक है, लिख लिया आप सभी ने? जिन्होंने नहीं लिखा ना उनको फोटो खींच के भेज देना। ठीक है, वो दूसरी पीडीएफ चलाओ एक बार। नहीं, वो थी ना इंपॉर्टेंट जी के, ये वाली। हाँ, इसमें चलाओ एक बार। नीचे करना इसको, और नीचे करो, नीचे करो। हाँ, ये, हाँ बस, ये वाला। हाँ, नाम्बिबिया दिख रहा है क्या आप सबको? दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा तो देखो मैं दिखाता हूं अभी। ये रहा। कौन सा? तो देखो ये पूरा अफ्रीका का मैप है। हम एक कदम और आगे बढ़ा रहे हैं इसमें। कल को मानो वो नाम्बिबिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले, हल्ला बहुत हो रहा है नाम्बिबिया से लाए, नाम्बिबिया से लाए। अरे नाम्बिबिया है कहाँ, उसकी ज्योग्राफी क्या है वो तो पता कर ले एक बार, सही रहेगा ना? तो नाम्बिबिया दिख रहा है क्या अब सब आपको? हम कौन सी कंट्री को जानते हैं सबसे ज्यादा? साउथ अफ्रीका को। उससे याद रखेंगे कि साउथ अफ्रीका से इसकी बॉर्डर मिल रही है। और किससे मिल रही है? बोत्सवाना से, और अंगोला से, और जाम्बिया से। इनसे मिल रही है। क्वेश्चन ऐसा आया तो। ठीक है, इससे पहले वाली चलाना, जिसमें एक और मैप था ना। अच्छा, हाँ ये। अब देखो एक क्वेश्चन और क्या आ सकता है। आपको पता है जो अफ्रीका एक इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे जो हमारे तीनों इंपॉर्टेंट जो रेखाएं हैं ना वो गुजरती हैं। कौन कौन सी तीन इंपॉर्टेंट है भाई? पहली इंपॉर्टेंट तो हम सबको पता है, कौन सी? इक्वेटर। ठीक है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रही, और एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, इंडिया से कौन सी गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कर्क रेखा। कौन सी रेखा? ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। ये गुजरती है क्या इंडिया से? और ये कौन सी रेखा है?
मकर रेखा। तो एक क्वेश्चन तो क्या बनता है हमारा, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कौन सा है? अब देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो कहां से गुजरती है? इंडिया से गुजरती है। इंडिया में कहां से? 8 राज्यों से। अभी याद नहीं रखने, ज्योग्राफी पढ़ेंगे जब याद रखने, बट लेकिन क्या राजस्थान से गुजरती है क्या? राजस्थान में कहां से गुजरती है? बस एक आपको जनरल अवेयरनेस के लिए इतना पता होना चाहिए। अब हम हमारे क्वेश्चन पर आते हैं, और हमारा क्वेश्चन है किस पे? नामबिबिया से। हमें आज का टॉपिक क्या है हमारा? हम नामबिबिया पे जो बन सकते हैं ना सवाल, वो बड़े बड़े सवाल देख रहे हैं। नामबिबिया से कौन सी रेखा गुजर रही है? गुजर रही है ना। और बाकी कौन सी कंट्री से गुजर रही है? देखो, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका और ये मोजाम्बिक और ये मेडागास्कर। इतना तो याद रखना है। अब देखो, फिर क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। अभी एक क्वेश्चन आया था, हमने देखा था, जिसमें ये पूछा था कि लाल किले में पहली बार शहनाई किसने बजाई? क्या? लाल किले में बार शहनाई? तो भाई अब हमें नहीं पता था, और कोई पढ़ाता भी नहीं है ऐसे, और कोई पढ़ता भी नहीं है ऐसे। तो ऐसे सवाल भी आ सकते हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वो सो गई क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत करो यार। नहीं। दूसरा चला दो, वो अपनी ओरिजिनल पीडीएफ चला दो। आपको समझ में आ गया ना? ये सब समझ में आ गया ना? ये मिलेगा आपको, ये टेलीग्राम चैनल पे आएगा, इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा, लेकिन आपको समझ में आ गया ना कैसे करंट अफेयर्स पढ़नी है। अगर किसी कंट्री या नेशन का हमें पता लग रहा है, तो एक बार को उसकी ज्योग्राफी देख लेनी है कि भाई वो कहाँ पर है, कैसे सिचुएटेड है। कहीं कोई बहुत बड़ा कोई चीज तो उसके आसपास नहीं है। अभी पता लगा हमें नामबिबिया से कौन सी रेखा गुजर रही है? ट्रॉपिक ऑफ, हिंदी में क्या बोलते हैं? गुजर रही है। ठीक है ना। अब ब्रिक्स पर आ जाए। ठीक है, अब दोबारा से ब्रिक्स कर रहे हैं हम तीसरी बार। अब इसको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। बी से ब्राजील, आर से, आई से, सी से, एस से। ये नहीं आएगा कि कौन कौन सी कंट्री है, ये पूछेगा ये इस ग्रुप की सबसे पहली मीटिंग कब हुई? 2009 में। 9 में। 2001 में तो इन्होंने बोला था कि ये 4 देश एक ग्रुप बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? ग्रुप बना सकते हैं। इन्होंने बनाया कब उस ग्रुप को? 2009 में। और 2010 में इनमें कौन शामिल हो गया? साउथ अफ्रीका। और एक क्या ग्रुप बन गया? ब्रिक्स। तो अगर ब्रिक्स की बात की जाए तो उसका पहला तो 2010 में हुआ है ना। अगर पूरे ब्रिक्स की बात की जाए तो, ब्रिक की बात की जाए तो 2009 में, और ब्रिक की बात कब हुई थी? 2001 में। बस ये इंपॉर्टेंट है। हम वैसे बहुत समय दे चुके हैं इसको। अब हम आ जाते हैं एससीओ पे। अब इससे आगे मत लिखना। आप अब तक जो लिख लिया ना वो लिख लिया, आप कॉपी बंद करो। हाँ मतलब मैं कहूं तो ही लिखना, टाइम वेस्ट मत करना। ऐसे ऐसे बंद मत करो, रख लो बस, ऐसी कोई दिक्कत। मुझे विश्वास है आप सभी पे यार, मैं बोलूंगा खुद आपको लिखने के लिए, ठीक है ना, तभी लिखना। अब ठीक है, एससीओ की बात करते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? शंघाई सहयोग संगठन। ठीक है। कौन कौन से नेशंस इसमें आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ये है इंपॉर्टेंट नेशंस। पढ़ो, मन में पढ़ना। आवाज आई और खेल खत्म। क्या करूं? दिख नहीं रहा किसी को? चलो मैं बोलता हूं। पहली कंट्री है चाइना, दूसरी कंट्री है, तीसरी कंट्री है, चौथी कंट्री है, पांचवी कंट्री है, छठी कंट्री है, सातवीं कंट्री है, और आठवीं कंट्री है। अब ये दो भाई, चाइना और रशिया, दो भाई, और ये 4 भाई एक साथ हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। लेकिन ये अपने एक भाई को छोड़ दिया इन्होंने। और क्वेश्चन उसी पर आता है कि वो कंट्री है जो इस ग्रुप में नहीं है ना, तुर्कमेनिस्तान है ये कंट्री है तुर्कमेनिस्तान। ये एससीओ में नहीं है। क्या नहीं है एससीओ में? तो बाकी कौन कौन सी है? चाइना है और रशिया। ये दोनों को एक साथ याद रखो, दोनों के बहुत अच्छे संबंध है ना। इंडिया और पाकिस्तान को एक साथ याद रखो, और बाकी इन 4 कंट्रीज को याद रखो, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है। अब देखो, ये एक क्वेश्चन बना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये कब फाउंड करी थी? 2001 में ये ग्रुप बना था, लेकिन तब ये ना इंडिया और पाकिस्तान इस ग्रुप में नहीं थे।
क्या नहीं थे? इंडिया और पाकिस्तान का उनसे कब आए? हम पढ़ चुके हैं यार। नहीं, हम तो कल तो पढ़ चुके हैं ना जो। ठीक है, 2017 में कब आए? ठीक है, इसमें और देखो क्या है कि इसकी अब इसमें जो जो भाई जो स्लाइड थी ना, जो मेन टॉपिक था वो पढ़ लेते हैं। कि जो ये है ना वाराणसी, पता है आपको? बनारस, बनारस, ये बनारस, लेकिन अब इसको बनारस बोलते नहीं है। ये तो पुराना नाम था, नया नाम क्या है? वाराणसी। कौन है इस जगह से एमपी कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और अब वाराणसी क्या बन गई है? जो एससीओ है ना, उसकी एक पहली सांस्कृतिक मतलब कल्चरल और पर्यटन मतलब टूरिज्म कैपिटल। मतलब अगर अब एससीओ अपनी कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल की बात करेगा तो वो कौन सी होगी? वाराणसी, बनारस बना लिया उसने। बनारस को संस्कृति से इतना जोड़ा क्यों जाता है? बनारस का पुराना नाम पता है किसी को? काशी। और काशी जो है उसमें वो जो इंडियन है, इंडिया उसकी उसको कल्चरल कैपिटल कहते हैं। कैसी? हमारे जितनी भी संस्कृति है ना इंडिया की, वो दो ही जगह से उद्गमित हुई है। एक तो काशी से, और एक तमिलनाडु में एक जगह है वहां से। अभी मेरे को एग्जैक्टली उसका नाम नहीं आ रहा, कुछ नाम है मल्लीलापुरम ऐसे कुछ करके ना, मल्लापुरम, जहां पर वो भी कल्चरल कैपिटल है। ठीक है ना? ये दोनों यहाँ पर जो है वो नॉर्थ इंडिया का पूरा कल्चर डेवलप हुआ है, और वहां पे सदर्न इंडिया का। ठीक है ना? ये पता लग गया आपको। एससीओ का पता लग गया कौन से 8 नेशंस हैं। ठीक है, 2001 में हुआ था, इंडिया पाकिस्तान दोनों एक साथ इसके मेंबर बने थे 2017 में। ठीक है, और कुछ देखो, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव हमें नहीं पता। ये पता तो है ना आपको, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है क्या? पता है क्या? पता है क्या है? सिल्क रूट इसका एक पार्ट है, ये सिल्क रूट अकेला नहीं है। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव चाइना का एक बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल बहुत ही ज्यादा मतलब महत्वाकांक्षी एक प्रोजेक्ट है। इसमें ये क्या बोल रहे हैं, हम पूरे वर्ल्ड को एक रोड से जोड़ देंगे। किससे? एक रोड से। जो रोड से जुड़ते होंगे, जो सड़क मार्ग से जुड़ सकते हैं उनको सड़क मार्ग से जोड़ेंगे, और जो जल मार्ग से जुड़ सकते होंगे उनको जल मार्ग से जोड़ देंगे। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है, वन बेल्ट वन रोड। वन बेल्ट वन रोड किसका है? इंडिया क्या कर रहा है इसका? विरोध क्यों कर रहा है? क्योंकि जो वन बेल्ट वन रोड है ना, वो जो हमारा जो जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है ना, जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, पीओके जिसे हम बोलते हैं, और उसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर बोलता है, उसमें से होके गुजर रहा है। तो ये हमारी सोवरेनिटी को, हमारी संप्रभुता के खिलाफ एक कदम है। तो इसको हम इसलिए इसका कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कौन सी कंट्री का है? किसका है? चाइना का। ठीक है, दिख रहा है आपको वहां से? यार तुम्हारे से पूछ ही नहीं रहा हूं भाई। क्या? कौन? नहीं नहीं नहीं, ये तो आ रहे हैं सब, जो आगे आ रहा है वो नाराज नहीं हो रहा। चलो, अब आपको बताते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। अब देखो, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूं। ये ऐसी है, ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप, ये रिपोर्ट है एक। ये क्या बताती है कि पूरे विश्व में जेंडर के बेसिस पर कितना गैप है। जेंडर पता है आपको? जनरली मेल और फीमेल, इसके बेसिस पर कितना गैप है, किन किन चीजों में? 4 चीजों में। आर्थिक भागीदारी और अवसर, ये एक है। आर्थिक भागीदारी मतलब आप कितना पैसा कमा पा रहे हो और कितनी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक तो इस बेसिस पर मेल और फीमेल में क्या गैप है। फिर शिक्षा का अवसर, मतलब एक लड़के को और एक लड़की को, लिखो मत भाई, मैं बोलूंगा आप सिर्फ वो ही लिखना, समझो। ठीक है,
एक लड़के को और एक लड़की को शिक्षा के लिए जो अवसर मिलते हैं ना, भाई लड़के को तो क्या होते हैं, तू तो यार यूनिवर्सिटी में जा, राजस्थान यूनिवर्सिटी में जा पढ़ने, मानो वो जैसलमेर का है, उसको क्या बोलेंगे, तू तो यार राजस्थान यूनिवर्सिटी में जा बढ़िया पढ़। और लड़की को, नहीं नहीं नहीं, तू जैसलमेर में जो कॉलेज है उसमें पढ़ ले तो पढ़ ले, वरना देख ब्याह कराएंगे अब। तो ये शिक्षा का अवसर कम हो गया ना, तो वो ये देखते हैं। फिर ठीक है, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, तो हेल्थ, सबसे पहले हेल्थ, कि जब लड़कियों की हेल्थ में क्या है उनको पता है। आपको आपको ये जानकर बहुत दुख होगा कि भारत में 50% वो लड़कियां जो कि 16 से 50 साल की उम्र की हैं, वो औरतें महिलाएं जो 16 से 50 साल की हैं, उनको एनीमिया है, मतलब खून की कमी के रोग से ग्रसित है। कितनी? 50%। और ये किसी और का नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट का डेटा है ये। 50%, कितना बड़ा होता है ये। तो उनका स्वास्थ्य खतरे में। फिर राजनीतिक सशक्तिकरण, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। आपको पता है अभी कितनी एमपी हैं, जो एमपी है फीमेल एमपी है? सिर्फ 14%। कितनी? ओनली 14%। और महिलाएं लगभग 50% है ना जनसंख्या में, और सिर्फ 14% ही एमपी। नाइंसाफी है ना। क्यों है ऐसा? पार्टीज टिकट नहीं देती, गलती से टिकट मिल जाता है तो जीत नहीं पाती, और अगर जीतती भी हैं और एमपी बन भी जाती हैं या सरपंच बन भी जाती हैं, तो वो पॉलिटिकल पावर यूज कौन करता है? उनका हस्बैंड, सरपंच पति। सुना है आपने? सरपंच पति, वो सिंड्रोम होता है। तो ये जेंडर गैप रिपोर्ट है ना, ये इन 4 चीजों को मैप करती है और फिर बनाई जाती है। आपको समझ में आ गया? अब तो रटना नहीं पड़ेगा। कौन निकालती है? ये कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये यूएन की एजेंसी नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है। इंडिया का स्थान इसमें वाकई में बहुत बुरा होगा ही। जब आपको मैंने देखो इंडिकेटर से बता दिया था कि सिर्फ 14% के आसपास तो एमपीज हैं। आपको स्वास्थ्य का बता दिया था कि 50% महिलाएं कैसी हैं? एनेमिक हैं, मतलब उनको एनीमिया के रोग से ग्रसित हैं। शिक्षा का अवसर आपको पता ही है कितना मिलता है, मैं बताने की कोई उसमें है नहीं। और आर्थिक भागीदारी में आपको पता है लगभग कुछ 23% फीमेल है जो कि जिनका लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन है। इसको बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपको इस चीज को रटना नहीं पड़े। सिर्फ इतनी महिलाएं हैं जो कि लेबर में है, मतलब लेबर फोर्स में है, और वो होती भी हैं। तो उनको कितनी तनख्वाह मिलती है? अगर कहीं पर टॉप पोस्ट होगी वहां पर वो बहुत कम मिलेंगी, 1 या 2। वो जनरली नीचे रहती हैं, ग्लास सीलिंग रहती है उनको, उनको एक से ऊपर उनको प्रमोशंस नहीं मिलते हैं। उनके बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, शादी हो जाती हैं, जॉब छोड़नी पड़ती है, अलग जगह मूव करती हैं, इन सब चीजों को करती है। तो इंडिया, ऑब्वियसली इंडिया की रेट कम है। कितनी है? 135। ठीक है, चलें आगे। कुछ भी लिखना नहीं है इसमें से। अब हमने इंटरनेशनल पढ़ा था। अब तक क्या पढ़ा था? आप में से कुछ लोग आए थे थोड़ा सा लेट, या हो सकता है हमने थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया हो, है ना? ऐसे ही मानते हो ना तुम 3-4 तो, है ना? तो अब नेशनल पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब नेशनल में देखो, नेशनल न्यूज ये बनी थी। आज हम कौन से मंथ की करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं? जुलाई मंथ की। ये मत समझना कि अभी दिसंबर मंथ की करंट अफेयर्स चल रही है। कौन से मंथ की चल रही है? जुलाई। ठीक है। तो जुलाई मंथ में हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी थी। कौन बनी थी? यार आलिया भट्ट जैसे सवालों के जवाब मत दिया करो। ठीक है ना? तो कौन बनी थी राष्ट्रपति? प्रधानमंत्री कौन है? कहीं नरेंद्र मोदी जी तो हमारे राष्ट्रपति नहीं है? नहीं है ना? ये कंफ्यूज मत हो यार, तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, तुमसे तो ऐसी कल्पना नहीं करते हम। ठीक है ना? अब देखो, अब इनके बारे में क्वेश्चन आता है। देखो आप सब है ना, सिर्फ वहां देखो, मैं कुछ भी नहीं लिखवाऊंगा, आप बोलोगे। मैं ना लड़कियों को बहुत मौका देता हूं, तो अब मैं दोबारा दूंगा आपको मौका। आप पहली लाइन पढ़ो। नहीं यार, फिर वही चीज, बोल किसको रहा हूं, बोल कोई और रहा है। हाँ बोलो। पहली लाइन दिख रही है ना आपको? आप तो नहीं बोल सकते, मेरे को दिख नहीं रहा है। ये बोल रही है कि जो प्रतिभा पाटिल थी ना, उनके बाद देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है ना? सेकंड लाइन आप पढ़ो।
बहुत अच्छा। अब देखो इस लाइन का मतलब समझो, ये क्या बोल रहे हैं, व्यक्तिशः, मतलब अगर हम इंडिविजुअल्स को गिने ना तो 15वें नंबर पर है, लेकिन अगर हम क्रम की बात करें, राष्ट्रपति क्रम की बात करें, तो ये 16वीं है। ऐसा क्यों है, इसका क्या मतलब है? देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? वो कितनी बार देश के राष्ट्रपति बने? 2 बार। तो उन्होंने क्या, वो 2 बार बने पर एक ही जना बना, तो व्यक्तिशः तो हमेशा एक कम रहेगा। उसके बाद में कोई भी राष्ट्रपति ऐसा नहीं बना कि जो 2 बार बना है, हमेशा एक ही बार रहा है। तो 15वें व्यक्तिशः, और वैसे 16वां राष्ट्रपति का अगर कार्यकाल की बात करें ना तो 16वां कार्यकाल है। ठीक है, क्या कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का? 5 साल, 5 साल ही होता है ना। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू इंडिविजुअल में तो 15वीं, और वैसे अब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? क्या? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी? एन वेंकट रमन, सुना है आपने इनका नाम? कहाँ के रहने वाले हैं ये, कौन से राज्य के? देखो साउथ ऐसे बात मत करा करो, साउथ साउथ, साउथ कुछ नहीं होता है, सदर्न होता है। क्या होता है? सदर्न इंडिया। कैसे इंडिया? साउथ कुछ भी नहीं होता है। इस ये गलत, एक गलत फहमी हटा दो नॉर्थ साउथ की। क्या होता है? नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया। हमारी कन्वीनियंस के लिए हम बोलते हैं ऐसा। आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं ये। अपने सीजेआई का कार्यकाल खत्म होने से थोड़े दिन पहले ही ये अपने गांव भी गए थे। आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा हो तो, जहाँ इनको उस पे मतलब जो अपनी पालकी होती है उसमें बैठाया गया था। आर वेंकट रमन, एन वेंकट रमन, ठीक है ना। नाथू पल्लती, यार ये कंफ्यूजिंग होते हैं इनके नाम बस, ठीक है ना। ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? क्या? चलो ठीक है, अभी इस बात का अभी हो जाएगा सफाया, दूध का दूध और पानी का पानी। अभी कौन हमारे सीजेआई है? क्या? डीवाई, ये हैं। अभी तो तुम इनको 50 से बोल रहे थे। कौन? डीवाई चंद्रचूड़, है ना। ये कौन से नंबर के हैं? 50वें। कौन से नंबर के हैं? इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या? इनसे पहले कौन था? कौन था? यूयू, यूयू ललित इनसे पहले थे। कौन थे? यूयू। तो ये कौन से नंबर के हो गए? 49 हो गए ना। और इनसे पहले कौन थे? एन वेंकट रमन। तो ये कौन से हो गए? अभी तो सब 50वां बोल रहे थे। इतने जल्दी बदल जाते हैं ना लोग। ठीक है, तो अब आपको रटने में सहायता होगी या रटने की जरूरत ही नहीं है? नहीं है ना। देखो रटना नहीं है, सीजीआई एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो हमें पता होना चाहिए कि इस समय कौन है, वो कौन से नंबर के हैं। अब हमारी जो बात आ जाती है ना, वो आ जाती है शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को? सीजीआई। और सीजीआई को कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। बात हो गई। अब एक और क्वेश्चन, सीजीआई को अगर अपना इस्तीफा देना होगा तो वो किसको देगा? और अगर राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देना हो तो वो किसको देगा? तुम मत बोलना, तुम मत बोलना, तुम दोनों मत बोलना। मैं किससे पूछूं यार, नहीं तो पीछे मत बैठा करो, मेरे को दिखते नहीं है, ठीक है ना। नहीं यार, ये सबको तो पता है, इन तीनों को भी पता होगा, हंस रहे हैं ना जो चेहरे, उनको तो पता होता है। आप बताओ ब्लैक कैप, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। देखो कंफ्यूज नहीं हो ना, राष्ट्रपति अपना, देखो कोई भी इंसान है ना, कंफ्यूज मत हो ना तुम। सीजीआई किसको देगा? राष्ट्रपति को। दो, राष्ट्रपति किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। सीजीआई को नहीं देगा, वो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। और अगर उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना है तो वो किसको देगा? राष्ट्रपति को। ठीक है, हो गई बात। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ लेते हुए देखा है क्या तुमने? यार अब बदल गए तुम, अब बदल गए तुम, है ना। ठीक है चलो,
जो भी उनको सभा, उनको फिर भी राष्ट्रपति ही उनकी जो शपथ होती है ना उसको वही स्टीयरिंग हेडिंग करते हैं। उपराष्ट्रपति कौन होते हैं हमारे? राज्यसभा के सभापति। ठीक है, एक्स एफिशियो होते हैं वो सभापति। जो भी उपराष्ट्रपति होगा वही क्या होगा? राज्यसभा का सभापति। ठीक है यार, ये तो आप बताओ मेरे को, बताओ 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 भाई। देखो, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जज है ना, सिर्फ 65 साल की उम्र तक ही रह सकता है। कौन से साल की उम्र तक की? अब वो उस उम्र तक वहां पर जज रहे या सीजेआई रहे, इसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। क्या? जनरली रह ही नहीं पाते, 2-3 साल रहते हैं। डीवाई चंद्रचूड़ के जो पिताजी थे ना, वाईवी चंद्रचूड़, उनका कार्यकाल सबसे बड़ा था। कितने साल का? कुछ 6 साल के आसपास का कार्यकाल था उनका। पढ़ना एक बार, है ना। राष्ट्रपति का कार्यकाल बताओ। आसान है, ठीक है। यहां आप बाकी पढ़ो कि अब द्रौपदी मुर्मू के अगेंस्ट में कौन खड़ा हुआ था? यशवंत सिन्हा। ये इनको जानते होगे तुम, ये यशवंत सिन्हा को? क्या? पहले कौन सी पार्टी से थे? पहले ये बीजेपी पार्टी से ही थे। और आपको ये जान के खुशी होगी, जब अटल बिहारी वाजपेयी की जब गवर्नमेंट थी ना, तब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे, मतलब जो कैबिनेट में मिनिस्टर भी थे ये। ठीक है, ये द्रौपदी मुर्मू के अगेंस्ट में खड़े हुए थे। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली ऐसी राष्ट्रपति है जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है। कुछ इनके फैक्ट्स हैं, पढ़ लो एक बार, सब पढ़ लो एक बार, इसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं है, मन में ही पढ़ना यार। अरे भाई, बातें मत करो। नहीं, हाँ देखो सामने, इसके चेहरे पे नहीं है, सामने देखो सामने। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। फटाफट बैठो यार। और लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ इसको पढ़ना है। पढ़ लो जो भी लिखा हुआ है ना, इसको पढ़ लो जल्दी से। ये ट्रेन भी अपने स्टेशन से जाने वाली है बस। देख लिया आप सबने? चलें आगे। देखो, दो तरीके की इनोवेशन जानते हो आप क्या होता है? इनोवेशन, जैसे स्मार्टफोन क्या है? एक इनोवेशन है। मोबाइल फोन क्या है? एक इनोवेशन है। ये ट्यूबलाइट क्या है? एक इनोवेशन थी ना जब आई थी, जब बल्ब क्या था? इनोवेशन था जब आया था। तो वैसे क्या स्मार्ट वॉच इनोवेशन है? ये सब नया आइडिया आता है तो उसको इनोवेशन बोलते हैं। तो देखो, जो इनोवेशन के इंडेक्स निकलती है, एक तो ग्लोबल लेवल पे निकलती है जिसको ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या कहते हैं? वैश्विक नवाचार सूचकांक। याद मत रखना, जब मैं आप लोगों को, जिन्होंने सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स नहीं पढ़ी है, उनको जब पढ़ाऊंगा तो वो आएगी, है ना। वो एक ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, मैं एक बार बस लिखवा देता हूँ, आप लोग लिख लो, कहीं यार पेपर में आ जाए। तो ये लिख लो, देखो, ग्लोबल, लिख लो भाई सब, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है? ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है? 40th, 40वीं रैंकिंग है। ये लिख लो, ये ग्लोबल लेवल पर इनोवेशन इंडेक्स है, वैश्विक नवाचार सूचकांक, लिख लो। हिंदी में लिख लोगे ना आप अपने आप? मैं बोल रहा हूं वैश्विक नवाचार सूचकांक, जो हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए हिंदी में, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये वीपो, इसकी फुल फॉर्म बोल रहा हूं मैं, लिखूं क्या? नहीं ना। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल की स्पेलिंग में शायद दिक्कत परेशानी आ सकती है, ऐसे लिख लो, प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
हो गया? लिख लिया आप सभी ने? चलो अब हम बात करते हैं, ये ग्लोबल लेवल पर इनोवेशन इंडेक्स थी, इंडिया की रैंकिंग आपने देख ली। अब हम बात करते हैं नेशनल लेवल पर जो इनोवेशन की इंडेक्स है, कौन निकालता है? पहले इंडेक्स क्या है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, भारतीय नवाचार सूचकांक। कौन निकालता है? यह इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कौन निकालता है? ठीक है। फिर कौन है शीर्ष स्थान राज्य पर? कौन है? कर्नाटक। बस। अगर ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीजें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है नीति आयोग। यार अब नीति आयोग इतना इंपॉर्टेंट है ना कि हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातें अभी हमारे बीच में। क्या नाम है आपका? राकेश। राकेश हमारे कुछ सवालों के जवाब देंगे। ये करंट अफेयर्स में इनको बहुत रुचि है, ये करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ते भी हैं। जिसको भी इस क्लास के बाद करंट अफेयर्स में समस्या है तो एक बार राकेश से संपर्क जरूर करना, ठीक है ना? ये, और मैं आपको कुछ आज बताऊंगा भी कि क्यों आपको लोगों से संपर्क करना है। तो देखो अब हम बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। राकेश ये बताओ, नीति आयोग कब आया था? कब? आपका नाम क्या है? अंकिता। हम बात कर रहे हैं नीति आयोग की। देखो नीति आयोग इतना इंपॉर्टेंट है ना कि मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा जब आपको कुछ समझ में नहीं आया ना कि कौन सी रिपोर्ट या कोई इंडेक्स किसने निकाली है, और ऑप्शन में नीति आयोग हो, और आपको बाकी तीनों ऑप्शंस पे भरोसा नहीं हो, तो नीति आयोग लगाया ना, 50% प्रोबेबिलिटी होगी कि वो सही हो जाएगा। नीति आयोग सुना है आप किसी ने नाम? आप सबने नाम तो सुना है ना इसका? आपने नहीं सुना? सुना है ना नीति आयोग का नाम? नीति आयोग की फुल फॉर्म बताओ, बोलो। नेशनल, देखो इसकी है ना फुल फॉर्म भी आ सकती है इसकी, ट्रांसफॉर्मिंग, और आई से तो आपको पता ही है ना, इंडिया। लिख लो ये। हाँ अभी बाकी चीजें करते हैं, पहले इसकी फुल फॉर्म लिख लो। नीति आयोग की फुल फॉर्म लिख ली? अब ये लागू कब हुआ था? 1 जनवरी। किसकी जगह आया था ये? योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। क्या? प्लानिंग कमीशन। मोदी जी ने तो बहुत पहले ही घोषणा कर दी थी इसकी, 13 अगस्त 2014 को ही घोषणा कर दी थी। कितनी तारीख को? 13 अगस्त 2014 को ही बोल दिया था कि हम योजना या आयोग को तो अब खत्म कर रहे हैं और एक नया आयोग लाएंगे, और उसका नाम क्या होगा? नीति आयोग। लेकिन ये आया कब था? 1 जनवरी 2015। ये डेट आती है पेपर में, ये इतना इंपॉर्टेंट है। अब है ना, हम थोड़ा नीति आयोग के बारे में ना, ये लिख लिया ना आपने? अब इसकी है ना थोड़ी सी नीति आयोग की है ना, एक हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसको। देखो ये नीति आयोग है ना, मैं सिर्फ नीति, चलो यार लिख ही देते हैं, ठीक है। नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? जो कोई भी देश का पीएम होगा ना, वही नीति आयोग का चेयरमैन होगा। फिर नीति आयोग में एक चीज और होती है, कौन होता है? वाइस चेयरमैन। कौन? वीसी। वो कौन है इस समय? सुमन बेरी। सुमन बेरी, क्या नाम है? ये सुमन बेरी, ठीक है। फिर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वो कौन है? पी अय्यर, परमेश्वरन अय्यर। पी अय्यर के नाम से रख लो आप, परमेश्वरन अय्यर। अब देखो दो, ये अभी बने सीईओ, इससे पहले जो सीईओ थे ना, वो कौन थे? अमिताभ कांत। कौन थे? वो अब क्या है? क्या है वो? G20 सुना है आपने? सुना है G20? उसके क्या है वो? शेरपा बना दिया उनको। क्या बनाया उनको? G20 के शेरपा बनाए।
अमिताभ कांत को, वो पहले थे इसके, इस पद से हटा के उनको सीधा G20 का शेरपा बनाया। ये भी आईएएस है, रिटायर्ड आईएएस है, और ये भी आईएएस है, ठीक है। परमेश्वरन अय्यर के बारे में बता देता हूं। हमारा जो स्वच्छ भारत अभियान है उसके समझ लो सब कुछ इन्होंने किया है। मोदी जी का आइडिया था, उसको एग्जीक्यूट कराया इन्होंने, पी अय्यर ने। ये सचिव थे उस समय, ठीक है ना। इनका बहुत बड़ा योगदान था, और इसी वजह से ये है ना, जो अभी की करंट गवर्नमेंट है उसके टॉप आईएएस ऑफिसर हैं। इनको हमेशा रिटायर हो गए लेकिन कहीं ना कहीं लगाते रहते हैं इनको, पी अय्यर को ना। ये अपने ना कार्यशैली के लिए बहुत जाने जाते हैं। ये मतलब 18-18 घंटे काम करते हैं, हार्ड वर्किंग है बहुत, इसलिए जाने जाते हैं। इतना समझ में आ गया आपको? अमिताभ कांत आ गया। नीति आयोग के बारे में हमने थोड़ा बहुत और पढ़ लेता हूँ। एक नीति आयोग में ना कुछ कुछ डिविजन्स हैं, बहुत सारी डिवीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी एक डिवीजन है जो आपको पता होनी चाहिए, और उस डिवीजन का नाम है टीम इंडिया। कौन सी इंडिया? इसका क्या मोदी जी बहुत बार जिक्र करते हैं, टीम इंडिया का। ये आपको याद रखना, वो पेपर में यही आएगा। हाँ, पेपर में आएगा ना तो यही आएगा कि टीम इंडिया का संबंध किससे है। फिर वो ऑप्शन में देगा नीति आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, और कोई भी आरबीआई। तो टीम इंडिया का संबंध किससे है? ये नीति आयोग की एक डिवीजन है जिसमें स्टेट्स के भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी पार्टिसिपेंट होते हैं। अभी समझ में आ गया नीति आयोग? इसमें और भी बहुत कुछ है, लेकिन वो अभी समय की हमारे पास कमी है। हाँ, ये पढ़ ही चुके थे हम। देखो ये ना, अभी जो एसएससी है ना उसके हिसाब से मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा था, तो इसको इसलिए रखवाया है। यूनेस्को आपको पता है ना, यूएन की एक एजेंसी है जिसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये एजेंसी क्या करती है? ये क्या है? अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें। अमृत इंटेंजिबल, जिसको छुआ नहीं जा सकता। इसको मैं छू सकता हूं, लेकिन क्या मैं योगा को छू सकता हूं क्या? योगा ये लिखा होगा ना यहाँ पे, योग, इसको छू सकता हूं क्या? कुंभ मेले को मैं छू सकता हूं क्या जाके? तो ये तो टेंजिबल है, और वो क्या है? इनटेंजिबल है। तो क्या है? इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। कौन कौन सी है, कौन कौन से साल में है, वो आपके सामने है, ठीक है। ये मैं टेलीग्राम चैनल पे डलवाऊंगा इसको। मैं अभी आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो है उनके ईयर्स के साथ आपको बता रहा हूं। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है योग। कब आई थी? वर्ष 2016। बहुत इंपॉर्टेंट है योग। अभी हमारी जो नेक्स्ट मंथ की करंट अफेयर्स होगी ना, उसमें हम योगा डे के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। योग, इस ये क्या है? अब एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कौन से साल में बनी? 16 में, ठीक है। दुर्गा पूजा पता है आपको कहाँ की फेमस है? बंगाल की। उसको कब बनाया? कुंभ मेला को 2017। कुंभ मेला कहाँ लगता है? मतलब एक जगह पे तो नहीं लगता ना भाई, कभी प्रयागराज में लगता है, तो कभी उज्जैन में लगता है, फिर अर्ध प्रयागराज भी लगता है। तो वो उसको कब बनाया? 17 में। मैं मैं स्टार जिस पे लगा रहा हूं ना वो तो है इंपॉर्टेंट, बाकी मैं सबको पढ़ाता हूं। ये नवरोज होता है, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। ये यहूदियों का नववर्ष है, मतलब उनका पारसियों का। वर्ष 2016 में इसको बनाया था, इंटेलिजिबल कल्चर हेरिटेज। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मणिपुर का संकीर्तन है। तुमने कभी चैतन्य महाप्रभु के बारे में नाम सुना है? सुना है चैतन्य महाप्रभु का नाम? भक्ति संत है बहुत बड़े। क्या संत है? भक्ति संत है। और उनकी जो सबसे ज्यादा मान्यता है वो हमारे ईस्ट इंडिया में है। ईस्टर्न जो इंडिया है ना, जैसे कि असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इस तरफ बहुत मान्यता है उनकी, ठीक है। तो ये मणिपुर के जो एरिया है ना, मणिपुर और इस तरफ, इनका संकीर्तन होता है। वैसा नहीं है लेकिन लगभग वैसा है। जैसा संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु का होता था, उससे ही कुछ कुछ मिलता जुलता है। कहाँ का? मणिपुर का। कहाँ का? मणिपुर का। अभी यार अगली बार आपको ना थोड़ा जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है ना उसका मैप पढ़ाऊंगा एक बार, कभी कभी उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं।
अब ये लद्दाख में क्या है ना, बौद्ध धर्म का ज्यादा प्रचलन है वहां पे, तो वहां बौद्ध जप होता है, वो 2012 से। ठीक है। छऊ नृत्य, ये मेरे को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा नृत्य है? छऊ, ऐसे लिखते हैं इसको, छऊ, छऊ डांस। ठीक है। तो छऊ डांस है ना, हाँ। अब देखो छऊ डांस एक स्टेट का नहीं है, असम में भी होता है ये, उड़ीसा में भी होता है, और इनको अलग अलग जगह पर इनका अलग अलग नाम है। वो दूसरी पीडीएफ में, इस पीडीएफ में, रुको 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 रुको। हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा छऊ डांस। दिख रहा है आपको कैसे नाच रहे हैं? एकदम एकदम मस्त इन्होंने पहन रखे हैं ना। अब याद रहेगा आपको छऊ डांस। और ये, अब देखो एक बार इसको देखो, आप यहां पढ़ते हैं। छऊ डांस जो होता है ना, उसको देखो छऊ डांस ही बोलते हैं। ये सेमी क्लासिकल इंडियन डांस है। इसमें क्या क्या होता है ना, मार्शल आर्ट भी होते हैं। कैसा होता है? देखो दिख रहा है ना आपको, मार्शल आर्ट्स, लड़ते हुए से। ठीक है ना। और फोक डांस भी होता है इस तरीके का। फोक डांस क्या होता है, जैसे अपने कालबेलिया भी क्या है, एक फोक डांस है। तो डांस भी हो रहा है और वो भी हो रहा है। इसने भी ले रखा ना, देखो त्रिशूल हाथ में। ठीक है ना। इट इज फाउंड इन 3 स्टाइल। मैं अभी सब लिखवाऊंगा आपको। ये 3 स्टाइल्स में पाया जाता है। और किस वजह से, जैसे कि उनकी लोकेशन के हिसाब से, जिस जगह का छाऊ डांस होता है वो एक अलग तरीके का होता है और उसका एक अलग नाम भी होता है। ठीक है। सबसे पहले है पुरुलिया छाऊ। कौन सा छाऊ? पुरुलिया छाऊ ऑफ वेस्ट बंगाल, ये पहला है वेस्ट बंगाल में। फिर सराईकेला छाऊ ऑफ झारखंड, और तीसरा मयूरभंज छाऊ ऑफ उड़ीसा। ये 3 छाऊ हैं। कितने छाऊ हैं? 3 छाऊ। ठीक है। अब ये देखो छाऊ डांस देखो। ठीक है ना। तो पहले कौन सा छाऊ है? पुरुलिया छाऊ, कहाँ का? फिर सराईकेला छाऊ ऑफ झारखंड, और तीसरा मयूरभंज छाऊ ऑफ। ये ये जो भी पीपीटी है, पीडीएफ है, ये टेलीग्राम चैनल पर आएगी। कोई ऐसा है जो वीआईपीएम के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा हुआ हो तो जुड़ जाना। एक्चुअली क्या क्या कुछ कुछ मटेरियल हम उस पर डाल भी रहे हैं। कल राकेश ने एक बहुत अच्छा काम किया था। उसने क्या किया, जो अपने टेनिस के जितने भी ग्रैंड स्लैम होते हैं ना, उस ग्रैंड स्लैम का एक जिस्ट बनाया था, जिसको हमने टेलीग्राम चैनल पर डलवाया था। आपने देखा था कल टेलीग्राम चैनल पे एक जिस्ट आया था। देखना, क्वेश्चन आ रहे हैं उसके एसएससी में कि ग्रैंड स्लैम किसने जीता, कब जीता, ग्रैंड स्लैम कब होता है, कौन से कोर्ट पर होता है, जिसने जीता है वो कौन से देश से है। ये डलाया है सबने। एक बार टेलीग्राम चैनल है ना, सब हो ना टेलीग्राम चैनल पे? अरे तुम फोन कर रहे हो क्या टेलीग्राम चैनल पे आने के लिए? ऐसे कान पे लगा के? अरे घर से फोन है ना। चलो, अब देखो कालबेलिया नृत्य तो आप सब जानते हो, मेरे को उसकी फोटो दिखाने की तो जरूरत नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कोई कालबेलिया नहीं जानता, जानते हो ना कालबेलिया नृत्य। ठीक है। अब देखो ये एक रमन, ये होती है। आपको उत्तराखंड में एक रीजन पता होगा, गढ़वाल रीजन, पौड़ी गढ़वाल, ये गढ़वाल रीजन है। कौन सा रीजन है? गढ़वाल रीजन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका एक उत्सव होता है रमन। क्या? रमन। ठीक है। कुट्टी आट्टम, ये इंपॉर्टेंट है। कुट्टी आट्टम इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ये देखो तो आप। ये रहा कोडियाट्टम डांस। क्या? देखो ये डांस नहीं है सिर्फ, ये थिएटर, एक तरीके की नाटकीय प्रस्तुति होती है। कैसी प्रस्तुति होती है? और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये संस्कृत में होता है। किस में होता है? ये संस्कृत में होता है पूरा। इसका जो भी पूरा नरेशन होता है ना, वो पूरा संस्कृत में होता है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। तो है नहीं इंपॉर्टेंट? आज के टाइम पे संस्कृत में डांस हो रहा है, एक पूरा नाटकीय प्रस्तुति हो रही है। केरला। देखो मैं बताने वाला था लेकिन आपने पूछा, और ये बहुत अच्छी बात थी कि आपने पूछा, क्योंकि सवाल ये नहीं आएगा कि कोडियाट्टम क्या है। ये पूछा जाएगा कोडियाट्टम एक जो सांस्कृतिक थिएटर है वो कौन से राज्य से उसका संबंध है, किस राज्य से है। ठीक है, पढ़ो इसको, इसको पढ़ो, सब मन में पढ़ना। देखो ये यहां से,
कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को बताना, लेकिन एक बार मन में पढ़ो। चले आगे। इनका नाम बहुत सुना होगा भी आपने, चर्चा में थे काफी, अल्लूरी सीताराम राजू। क्या है ये? एक स्वतंत्रता सेनानी है, लेकिन ये स्वतंत्रता सेनानी ये वाले नहीं है जो अभी 1900 से लेकर 1947 में हुई थी। ये उससे पहले वाले स्वतंत्रता सेनानी है, जो 1857 की क्रांति के आसपास के स्वतंत्रता सेनानी है ना, उनमें इनका नाम है अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, तो देखो ना, इनकी कौन सी जयंती मना रहे हैं हम? 125वीं। इनकी कौन सी क्रांति थी ये? रंपा क्रांति। कौन सी? ठीक है ना, 100वीं वर्षगांठ 1922 में कुछ हुई थी, और ये उससे पहले के स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इनका मतलब 1897 के आसपास भी किसी क्रांति में इन्वॉल्व थे। ठीक है ना, को इनको है ना, ये आंध्र प्रदेश से इनका संबंध है। किससे? और वहां पे ना इनको इस नाम से जाना जाता है, मन्यम वीरुडु। आपने गोरिल्ला वॉर सुनी किसी ने? वैसी कोई वॉर लड़ते थे ये, मतलब एग्जैक्टली गोरिल्ला वॉर नहीं थी, लेकिन उसका कोई एक तरीका था इनका। और उन्होंने अंग्रेजों को बहुत परेशान किया था, इन्होंने काफी सालों तक परेशान किया था इन्होंने, है ना। क्या नाम है इनका? अल्लूरी सीताराम राजू। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गए? इनकी है ना, एक मोदी जी ने इनकी है ना ये प्रतिमा थी, ये तो नहीं, ये तीनों में से प्रतिमा है, ऐसे ना हाथ उठाते हुए की प्रतिमा है इनकी। उन मोदी जी ने उसका अनावरण किया था, किया वर्चुअली था, तो ये फेमस तब से हो गए थे। एक बार फोटो देख लो आप इनकी। ठीक है, कौन से जगह से संबंध है? कौन सी क्रांति से संबंध है? रंपा क्रांति, रंपा रिवॉल्ट बोलते हैं उसको। कौन कौन सा रिवॉल्ट? आप लिखो मत, ये सब मिलेगा आपको, लिखो मत, फोटो देख लो इससे अच्छा। क्या आपके दिमाग में छप जाएगी फोटो? आपको क्या लग रहा है कि ये सब मटेरियल कहीं अवेलेबल नहीं है क्या? ये सब अवेलेबल है, आपको बहुत जगह मिल जाएगा। मैं आपको जिस तरीके से पिक्टोरियल वे में पढ़ा रहा हूँ ना, वो नहीं है कहीं पर भी अवेलेबल। जैसे मैं आपको जितने डायमेंशंस खोल रहा हूँ ना, तो लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। ये सब मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। मैं जिस तरीके से आपको समझा रहा हूँ ना, वो सुनो, वो देखो। ये हाथ प्रयोग में मतलब इनको रेस्ट दो, अपने कानों को और अपने आंखों को खुला रखो बस। ठीक है, अब देखो स्टेच्यू ऑफ पीस। सबसे पहले तो मैं ना तुमको रामानुजाचार्य के बारे में बताऊंगा। क्या? किसकी धर्म शुरुआत की थी? हिंदू धर्म की? सभी धर्म की? कौन से धर्म की शुरुआत की थी? धर्म बोला था क्या आपने? धर्म तो हिंदू धर्म तो सनातन धर्म है, बहुत सालों से चला आ रहा है, मतलब अनंत आदिकाल से चला आ रहा है। भक्ति आंदोलन। और आंदोलन जैसा वर्ड मत बोलो, रिवॉल्यूशन बोलो। भक्ति रिवॉल्यूशन ले आए थे। इससे पहले ना, रामानुजाचार्य से पहले की थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूं मैं आपको, तो आपको रामानुजाचार्य अच्छे समझ में आएंगे। रामानुजाचार्य थे 11वीं शताब्दी के संत। कौन? लगभग 10वीं 11वीं शताब्दी के संत है ये, एग्जैक्टली नहीं पता, जहां तक 11वीं शताब्दी के संत है। इनसे पहले 8वीं शताब्दी के संत थे एक, आदि शंकराचार्य। सुना है किसी ने नाम? आदि शंकराचार्य, जिनके मठ भी हैं, 4 मठों की स्थापना की थी, पता है सबको? आदि शंकराचार्य ये बोलते थे कि भक्ति से भगवान नहीं मिल सकता, भक्ति से मोक्ष नहीं मिल सकता। जो मोक्ष की प्राप्ति होती है ना, आपको आसान शब्दों में, वो ये बोलते थे कि भक्ति से नहीं मिल सकता। किससे मिल सकता है? ज्ञान से। किससे? ब्रह्म ज्ञान से। कौन से ज्ञान से? ब्रह्म ज्ञान से। और देखो, आपको पता है जब ज्ञान की बात आ जाती है ना, तो जो बहुत लोग हैं उससे पीछे रह जाते हैं फिर। भाई ज्ञान के लिए तो आप आम जनता को ज्ञान नहीं सिखा सकते ना। ब्रह्म ज्ञान सबसे जटिल ज्ञान है, मतलब उसकी प्राप्ति करना, मतलब जैसे कि, मतलब असंभव चीज को पा लेना जैसा है ब्रह्म ज्ञान। मतलब पूरी दुनिया ब्रह्म ज्ञान के पीछे जूझ रही है। और स्वामी विवेकानंद भी थे, वो भी उसी को ही फॉलो करते थे, जो अद्वैतवाद था ना उनका।
अद्वैतवाद शंकराचार्य का। मैं आपको आसान शब्दों में बता रहा हूँ, यहाँ कोई फिलोसॉफी पढ़ाने का मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है आपको, कि मैं यहाँ आपको फिलोसॉफी समझाऊं। सिर्फ आपको बैकग्राउंड समझा रहा हूँ कि क्यों इनको भक्ति रिवॉल्यूशनिस्ट कहा जाता है। तो उससे पहले सिर्फ है ना ज्ञान की बात करते थे लोग, ब्रह्म ज्ञान क्या है, ब्रह्म है ना, और सब चीज का निराकार करते थे। लेकिन आपको पता है जब ज्ञान की बात हो तो जो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं या जो जीवन की मतलब कश्मकश में जुड़े हुए हैं, वो ज्ञान कहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा तबका समाज का मोक्ष से दूर था, भक्ति से दूर था। लेकिन 11वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य आए और इन्होंने बोला कि नहीं, भक्ति मार्ग से भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। किससे हो सकती है? भक्ति मार्ग से। किसकी भक्ति करो? नारायण की भक्ति करो। किसकी? नारायण की। ये विष्णु भगवान के भक्त थे और इन्होंने ही भक्ति आंदोलन चलाया, भक्ति रिवॉल्यूशन चलाया, भक्ति क्रांति ले आई है पूरे समाज में। इसके बाद फिर बस भक्ति चली है, फिर कभी कुछ नहीं आया। और आपको पता है 3 मार्ग होते हैं मोक्ष के। ज्ञान मार्ग से किसका संबंध है? आदि शंकराचार्य का। भक्ति मार्ग से, और एक और मार्ग है कर्म मार्ग। कौन सा मार्ग? और उससे किसका संबंध है? श्री कृष्ण। सब श्री कृष्ण। गीता किस पर टिकी हुई है? कर्म मार्ग पर। कर्मण्यवादी का रास्ते आपने सबने सुना होगा। पूरा श्लोक बोलने की मेरी कोई चेष्टा नहीं है यहाँ पे, है ना? ठीक है। अब समझ में आ गया आपको, थोड़ी बैकग्राउंड समझ में आया। रामानुजाचार्य कितने बड़े फिगर हैं। आज हम सब लोग भक्ति कर रहे हैं, भक्ति से अपने मन को शांत करते हैं, तो कौन है उसके लिए? रामानुजाचार्य। इनका क्या है? विशिष्ट विशिष्ट अद्वैतवाद। किससे संबंध है इनका? विशिष्ट अद्वैतवाद से। किससे? विशिष्ट अद्वैतवाद। अद्वैतवाद से थे रामानुज। विशिष्ट अद्वैतवाद से किसका है? रामानुजाचार्य जी का संबंध है। अद्वैतवाद से शंकराचार्य का, आदि शंकराचार्य। बस इतना ही याद रखना है। अब रामानुजाचार्य इतने बड़े फिगर हैं तो इनके कुछ ना कुछ प्रतिमाएं बनेंगी। अभी जम्मू कश्मीर की इनकी प्रतिमा बनी है और उस प्रतिमा को नाम दिया गया स्टेच्यू ऑफ पीस। कहां बनी है? श्रीनगर में। और ये वो प्रतिमा ऐसी बनी है। कैसी है? ये है वो स्टेच्यू ऑफ पीस, ऐसी की ऐसी है। लेकिन है ना इनकी एक और प्रतिमा बनी है हैदराबाद में, स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी। इन्होंने क्या बोला था कि भक्ति है ना उसमें कोई भी आ सकता है, वो सिर्फ ब्राह्मणों की नहीं है, सिर्फ क्षत्रियों की नहीं है, सिर्फ वैष्णव समाज होता है उनका नहीं है, शूद्र भी उसके लिए बराबर हकदार है। भगवान के सामने सब बराबर है, भगवान के सामने सब बराबर है। तो ये इन्होंने किसकी की थी? समानता की बात करी थी, तो इसलिए इनको स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी। अब पीस है ना, इनका नाम कैसे पड़ा है पीस का? ये समाज में जब आए थे ना, तब है ना बहुत ज्यादा ऐसा चल रहा था कि जो ज्ञानी थे ना, जो ज्ञान की बात करते थे, देखो जो ब्रह्म ज्ञान है ना, वो तो आपको ईगोलेस बनाता है। कैसा बनाता है? ईगोलेस। लेकिन उससे जितना भी अलग ज्ञान है ना, वो आप में क्या भर देता है? ईगो, कि मैं क्या हूं? ज्ञानी, सर्व ज्ञानी मैं हूं। क्या हूं? और उससे क्या हो रहा था? समाज में एक रोष उत्पन्न हो रहा था ज्ञानी और अज्ञानी का। क्या मिल गया आपको भी मोक्ष? ठीक है ना? तो इसलिए फिर पीस लाए थे समाज में एक। ठीक है ना? जीके की क्लास में ना लोगों को पढ़ाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जगाए रखना, है ना? ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अरे मैं भी सो जाता था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं हमेशा से बैक बेंचर रहा हूँ, और ये हमेशा से मतलब मुझे कैसे पता चला कि मेरी मम्मी जब मेरे को फर्स्ट क्लास में छोड़ने गई ना स्कूल, मतलब एलकेजी यूकेजी में, तो बच्चे सब 3-4 लाइन में आगे बैठे हुए थे। मैं मेरा बैग उठा के, छोटा सा बैग उठा के सबसे पीछे जाके बैठा। कुछ मैं 1-2 लेक्चर में बैठा और टीचर मेरे को आगे लेके आ गई। मैं रोने लग गया, मम्मी बताती है आज भी। फिर उसको समझ में नहीं आया कि रो क्यों रहा है। उसने मेरे को वापस से उठा के पीछे बैठा और मैं मस्त आराम से हंसते हंसते में पढ़ा। और वो दिन है कि मैं आज तक कभी किसी की क्लास में आगे नहीं बैठा। मैं हमेशा बैक बेंचर रहा हूँ, हमेशा। जो सबसे पीछे की बेंच होती है ना, वो मेरी होती है। चाहे मेरा इंजीनियरिंग हो, चाहे मेरी स्कूलिंग हो। स्कूल में मेरे को सब इसी बात से जानते हैं, जो लास्ट बेंच बैठा ना वो मैं हूँ। चाहे कोई भी नहीं बैठा है ना, तो भी मैं अकेला बैठता था। मुझे पता नहीं, वहीं से समझ में आती है चीजें। तभी मैं बैक बेंचर से मेरा एक
विशेष लगाव रहता है, वो टोपी वाले भैया से इसीलिए विशेष लगाव, उन्होंने पहले टोपी सीधी पहन रखी थी, अब टोपी उल्टी कर ली। ये क्या ट्रिक्स होती हैं, ये अपने दिमाग को चलाने की ट्रिक्स होती हैं, कभी कुछ कर लो कभी कुछ कर लो, ये बैक बेंचर्स को ही आती हैं बस। तो ठीक है ना, ये आगे वाली, और ये तो आगे बेंच पे सो रही है, और मैं बिना बैक बेंचिंग पे ऐसे सोता था, आंखें खुली करके और यूं करके। और इंजीनियरिंग में 2.5 साल तक किसी को पता नहीं चला था, मेरे 6 सेमेस्टर में एक टीचर को पता चला कि ये आंख खोल के सो सकता है। और 6 सेमेस्टर में हमारे एक सब्जेक्ट होता है हैवी इलेक्ट्रिकल्स का, मतलब बहुत बोरिंग, जिसमें बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिकल मशीन्स की बात होती है, मतलब उसमें कोई लेना देना नहीं है। तो मैं वही अपनी स्टाइल में सो रहा था, उन मैडम को पता चल गया कि भाई ये तो आँख खोल के सो रहा है, वो मेरे पास में आई, उन्होंने यूं किया कई बार, पूरी क्लास हंस रही है लेकिन मैं पूरी गहरी नींद में सो रहा हूँ मुझे कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है। फाइनली जब मुझे मेरे दोस्तों ने मतलब झंझोरा ना, आगे जो बेंच पे बैठे थे, तब मुझे पता चला, और फिर मैं भी यूं नजर नीचे करके मतलब लज्जित हो रखा था। तो ये सबके साथ होता है, स्वाभाविक है, कोई इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। लेकिन अब एनर्जी ले आओ, क्योंकि अब हम थोड़ा और आगे पढ़ रहे हैं कि इंडिया में और कौन कौन सी स्टेच्यू हैं। और तो आपको ये तो पता होगा, इसका बहुत हल्ला रहा है, स्टेच्यू ऑफ, कहाँ पर है ये, गुजरात में कहाँ पर, कौन सी नदी के तट पर है, नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है। और ये तो हमको पता ही है, स्टेच्यू ऑफ, किसी ने देखा है कि इसको, मैं देख के आया हूँ, बहुत ही शानदार है। मैं उदयपुर गया था किसी काम से, और रास्ते में जाके आया था, हम उदयपुर से नाथद्वारा जाते हैं ना, वो ये रास्ता है, देखो ये रास्ता, इनके पीछे से होके नाथद्वारा जाते हैं हम। यहाँ पे नाथद्वारा का मंदिर है ना, श्रीनाथ जी का, वो यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। और इतनी दूर से, करीबन 10-12 किलोमीटर दूर से दिख रहा था ये शिव जी की, और बहुत ही सुंदर है, किसी को भी मौका लगे ना जरूर जाना, ठीक है ना। अब तो शायद अभी बंद है, अभी तो इस वक्त तो वापिस चालू नहीं, उद्घाटन हुआ था, उसको 2-3 दिन के लिए चालू भी किया था, फिर दोबारा बंद कर दिया। तो जाओ तो देख के जाना। नहीं, वही गवर्निंग रीजंस होते हैं ना, कि भाई सिक्योरिटी में कुछ और ला रहे हैं, टिकट नहीं थे तब फ्री था ये, अब इसको बोल रहे हैं कि टिकट वगैरह कुछ करेंगे इसको, ठीक है। ठीक है, अब अपन चलते हैं किस पर, अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी। पता है इसका क्या मतलब है, ये प्रौद्योगिकी का क्या मतलब है, टेक्नोलॉजी। तो डरना नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम टेक्नोलॉजी लेके घूमते हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी। तो आप सब क्या हो, टेक्नो सेवी हो, कैसे हो, टेक्नो सेवी हो आप सब, तो इनसे मत डरो। और जो भी हो रहा है वो सब कहाँ से हो रहा है, स्पेस से, तो सब हम इससे बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, डरने जैसी कोई बात नहीं है। जनरली क्या होता है ना, लोग डर जाते हैं इनको देख के, भैया मोबाइल टेक्नोलॉजी का यूज मत करो, भैया भैया। अब हम वही पढ़ रहे हैं, वैसा ही लगेगा आपको, लगभग एहसास वैसा ही होगा कि आप मोबाइल चला रहे हो, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं, देखो अभी थोड़े दिनों से आपने सबने सुन रहे हो कि स्पेस पे जाने की एक होड़ सी मच गई है, और स्पेस पे अब लोग अपने अपने स्टेशंस बना रहे हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी पहले से बना हुआ है, कौन से देशों का, 5 कुछ देश हैं, यूएसए है, रशिया है ना, ऐसे नहीं, मतलब है, अभी हमको उसके बारे में बात नहीं करनी इंटरनेशनल, लेकिन वो उसकी जो एक होता है ना, एक टेन्योर होता है, एक कार्यकाल होता है, एक अवधि होती है, एक्सपायरी डेट होती है, वो आने लग गई अब। तो अब क्या कर रहे हैं जो कंट्रीज है ना, जो स्पेस टेक्नोलॉजी में काफी आगे हैं, वो अपना अपना स्पेस स्टेशन बनाने की कोशिश में है। तो सबसे आगे कौन चल रहा है, चाइना। इसका जो स्पेस स्टेशन है ना, उसका नाम याद रखना, तियांगोंग, ऐसे है ये, तियान गोंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लो इसको। पेपर में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ ये पूछा जाएगा तियांगोंग क्या है, सिर्फ ये क्वेश्चन आएगा पेपर में कि तियांगोंग क्या है। आपको समझ में आएगा कुछ तो चाइना का लफड़ा है इसमें, चाइना ने कुछ तो कर दिया है, लेकिन ये समझ में नहीं आएगा कि है क्या। तो तियांगोंग क्या है, चाइना का स्पेस स्टेशन, जो कि वो बोल रहा है कि मैं 2024-25 तक बना दूंगा, ठीक है ना। अब क्या होता है ना कि जब आप स्पेस स्टेशन बना रहे हो, तो ऐसा नहीं है यहाँ से ईंट बजरी लोडी लेके पहुंच गए स्टेशन है ना, स्पेस में, और वहां बना दिया, ऐसे थोड़ी बनेगा। ऐसे बन सकता है कि स्पेस में स्टेशन, नहीं, वहां कुछ मॉड्यूल्स जाते हैं। कैसे मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स जाते हैं, तो वो पहले क्या होते हैं, लैब में प्रिपेयर होते हैं यहीं से। तो ऐसे इसके 3 मॉड्यूल्स हैं। कैसे मॉड्यूल है, 3। तो पहला तो इसका जो मॉड्यूल है ना, वो कोर मॉडल है, तियान है, याद नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ दिमाग में रखना है कि ऐसी कुछ चीजें होती हैं। ये जो तियांगोंग है ना,
इसके 3 मॉडल हैं, एक तो इसके कोर में लगेगा और 2 यूं लगेंगे इसके। तो जो ये पहला मॉडल है ना तियान, ये यूं लगेगा कोर में पहला, और ये दूसरा और तीसरा, ये 3 मॉडल हैं इसके। तियान ये, वेंतियान और मेंगतियान। अभी इन्होंने ये तो बना चुके थे वो, अब ये बना रहे थे वेंतियान, है ना। तो किसको बना रहे, वेंतियान को, ठीक है ना। ये 3 मॉड्यूल है इसके, किसके, आपको याद क्या रखना है, तियांगोंग। उसके साथ आपको एक चीज और याद रखनी है। आपको पता है इंडिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट या जो सबसे कैपेबल रॉकेट लॉन्चर है उसका नाम क्या है, GSLV मार्क 3। GSLV ये है, सबसे भारी है ये, सबसे भारी वाहन को ले जा सकता है कहां पे, स्पेस में। इसका नाम चेंज करके अब क्या कर दिया हमने, कुछ कोई बोल रहा है क्या कुछ, क्या, एक सेकंड। अरे ये मार्क ऐसे इतनी अंतरिक्ष की मुझे भी नहीं नॉलेज है, लेकिन आपको वैसे बता देता हूँ, ये जो MK है ना, MK ये किसी का शॉर्ट फॉर्म है बड़ी चीज का। ऐसे नहीं है कि कुछ M का कुछ है और एक K का कुछ है, ये मार्क करके कुछ एक वो होती है, मतलब मारक क्षमता का कुछ है ये, कि मतलब कितनी दूर तक जा सकता है उसका, इसका सबको पता है आपको, जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। और चाइना का ऐसे क्या है, ये है लॉन्ग मार्च 5B। ये लॉन्ग मार्च 5B, Y3 था उसका एक वेरिएंट है बस। ये चाइना का सबसे जो रॉकेट लॉन्चर है, सबसे भारी जो है वो चाइना का ही है, ठीक है। ऐसे हमको 3 याद रखना है सिर्फ, एक इंडिया का, एक चाइना का और एक स्पेस एक्स का खुद का है। स्पेस एक्स का नाम सुना है आपने, ये अमेरिका की एक प्राइवेट एजेंसी है। कैसी एजेंसी है, एजेंसी है जो कि नासा के साथ मिलके स्पेस टूरिज्म पे काम कर रही है। किस पे, अंतरिक्ष में जाओगे आप पर्यटन बन के आराम से, है ना। चाहे यहां से और सवाई माधोपुर नहीं गए वो लोग, लेकिन अंतरिक्ष में जाने का है ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अब। हाँ, इसकी बात कर रहा था मैं, ये स्पेस एक्स कंपनी है और इसका रॉकेट है फाल्कन 9। क्या नाम है, और ये इस समय का सबसे कैपेबल रॉकेट है, ठीक है। चाइना की जो कैपेसिटी है वो किसी को नहीं पता कि कितनी सही और कितनी, लेकिन इसकी पता है, और इसलिए ये सबसे अभी तक का सबसे कैपेबल और सबसे ज्यादा मतलब जिससे अच्छे से हो रहा है ना काम, वो ये रॉकेट है फाल्कन 9। अब अगेन हम ये पढ़ते हैं, सिंधु ध्वज का पता है हमें, पनडुब्बी है ये। अभी ये सिंधु घोष श्रेणी होती है, देखो ना, चाहे पनडुब्बी हो चाहे आपका फ्रिगेट हो, मतलब जो युद्धपोत होते हैं, ये एक श्रेणी होती है, इनकी एक सीरीज होती है। 6 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं, जैसे फ्रिगेट में 6 थे ना। हाँ, तो ऐसे ये भी एक श्रेणी की पनडुब्बी है। पनडुब्बी तो सब जानते हो, सबमरीन सब जानते हैं। किसी को नहीं पता हो तो हम बात करें पहले तो, कहीं वो सबमरीन पता है क्या होती है, नहीं पता। पानी में तैरती है अंदर, पानी है सतह, उससे नीचे तैरती है अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। मैं मूवी बताना चाहूँ, गाजी अटैक देखी किसी ने, आपने नहीं देखी होगी, नहीं 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 यार नहीं। अपने को और कोई मूवी बताओ ऐसी जिसमें पनडुब्बी आई हो, और बहुत ही मतलब हिंदी फीचर फिल्म हो ऐसे, नहीं आई ना कोई। तो आपको समझाता हूँ पनडुब्बी क्या है, जैसे पानी के अंदर डूबती है बस, पानी ये सतह ये रहा, उसके अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर जाती है, तो पता नहीं लगता किसी को, उसको क्या बोलते हैं, पनडुब्बी। ये इसका बस ये ऊपर है, जब ये तट के आसपास आती है ना तब ऊपर आ जाती है, इसमें से जो मरीनर्स होते हैं वो निकल के बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये पनडुब्बी है। और सिंधु ध्वज क्या थी, एक पनडुब्बी थी, जो अब क्या हो गई है, रिटायर। जैसे इंसान रिटायर होते हैं ना, वैसे ये भी रिटायर होते हैं, इनकी भी एक कार्यकाल होता है कि इतने सालों तक ही ये काम कर सकते हैं। हर मशीन का होता है ना, कुछ दिनों बाद में हमारी टीवी कमजोर हो जाती है, मोबाइल फोन भी चेंज करना पड़ता है हमको, चाहे कितना अच्छे से चलाएं, ठीक है। वैसे ये है, इसकी इंपॉर्टेंट क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने इसको एक ट्रॉफी दे दी थी, CNS रोलिंग ट्रॉफी। कौन सी, CNS रोलिंग ट्रॉफी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है सिंधु ध्वज, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक है ना, थोड़ा आप तुमको बताता हूँ कि जो आने वाला, जो मैंने अभी थोड़े दिनों पहले बात भी की थी, कि जो आने वाला जितना भी
जो वॉरफेयर है ना, जो लड़ाई है, वो अब जमीन पे नहीं होगी, या तो साइबर होगी कि भाई फोन से मतलब मोबाइल फोन हैक हो जाएंगे, कंप्यूटर सिस्टम्स हैक हो जाएंगे, आपके पावर सिस्टम्स हैक हो जाएगा, आपका जो वैक्सीनेशन का सिस्टम है वो हैक हो जाएगा, या तो वो, या स्पेस में वॉरफेयर होगी, या फिर मतलब ये ड्रोन आपस में लड़ेंगे, है ना, हवा में ऐसी वाले अटैक्स होंगे अब। आपको पता भी हो तो यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा है, उसमें ड्रोन्स जबरदस्त काम आ रहे हैं ना। तो जो अगला वॉरफेयर है ना, नेक्स्ट जनरेशन का वॉरफेयर है, वो यहाँ पर है, इन जगहों पर है, तो उसी से रिलेटेड ही अब तैयारी होगी। तो इंडिया भी अपना एक तैयारी करी है उन्होंने, एक हीट करके एक अब है ना, हीट था। हीट क्या होता है? हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। इसमें क्या होता है, हाई स्पीड में कोई एरियल आएगा, एरियल व्हीकल आएगा और वो एक्सपेंड होगा अपने आप, उसको टारगेट करेंगे ये, उसको अपनी जो भी मिसाइल सिस्टम है, अपने जो फाइटर जेट्स है, उनसे उसको टारगेट करेंगे। इन्होंने खुद ने बनाया अपना टारगेट, कोई पड़ोसी देश का या किसी भी दुश्मन देश का नहीं आया, खुद ने ही बनाया कि कल को अगर ऐसा आ जाए तो हम कैसे उस पर अपना रेस्पॉन्स देंगे। वो है ये हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट। ये एक, इसका नाम एक अभ्यास करके इन्होंने एक ऐसा एक मतलब काम किया, ऐसा होती रहती है ना अभी अपने, तुम देखा हो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, वैसी ही है एक ही, है ना, डीआरडीओ ने करी है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता ना तो मैं बताता। अब देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है, ये प्रोजेक्ट 17A, और इसकी फुल फॉर्म बताता हूं ए की क्या है। ये है अल्फा। क्या है? अल्फा। अल्फा बीटा गामा, किसी ने सुना है कभी? कोई साइंस बैकग्राउंड से, फिजिक्स पढ़ी किसी ने? अल्फा बीटा गामा होती क्या है? किस में से निकलती हैं? न्यूक्लियस से। किससे निकलती हैं? नाभिक से तो निकलती हैं, पढ़ी है ना आपने। तो ये अल्फा क्या है? न्यूक्लियर जो भी पावर्ड कुछ भी होगा ना, न्यूक्लियर पावर्ड, तुम किसी भी प्रोजेक्ट के आगे अगर ए देख लो ना, ए, तो समझ लेना उसका संबंध किससे है? अल्फा से। और वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर पावर्ड होगी। कैसे होगी? न्यूक्लियर पावर्ड। ये अल्फा बीटा गामा किससे निकलती है? नाभिक से। न्यूक्लियस से निकलती है ना, तो उसका संबंध किससे है? न्यूक्लियर एनर्जी से। तो प्रोजेक्ट 17A क्या है? एक स्टिल्थ फ्रेगेट। ये क्या है? स्टिल्थ का मतलब पता होता है? छुपके से। कैसा? तो मतलब ये फ्रिगेट, हाँ जो अपनी क्वेरी थी अब बोलो। हाँ, जिसका रडार पे नजर नहीं आए। कोई भी देश होते हैं वो कोई आने और जाने वाले को किससे नजर रखते हैं? रडार से। तो स्टेल्थ में ऐसे ही टेक्नोलॉजी यूज करते हैं कि उससे रडार से वो छुप जाए, तो उसको तो क्या बोलेंगे? स्टिल्थ। और फ्रिगेट क्या होता है? युद्धपोत होता है। क्या होता है? युद्धपोत। अब आपको मैं कौन सी मूवी बताऊं जिससे कि युद्धपोत से लड़ाई हुई होगी? अरे तो ऐसी मूवीज आती नहीं है ना, फिर ऐसी मूवीज हॉलीवुड में रहती हैं, फिर उसके व्यूअरशिप यहाँ पे रहते नहीं है। तो ये क्या होता है ना, जैसे जहाज होता है ना, जहाज पे मशीन गन्स लगी होती हैं, और भी बहुत सारे उसके ऊपर मारक क्षमता वाले सारे संसाधन लगे रहते हैं, रिसोर्सेज लगे रहते हैं। और ये क्या करते हैं, जैसे कि कोई हमारे वाटर में, हमारी जो नेशनल वाटर है उसमें अगर कोई मानो दुश्मन की कोई कोई जहाज आ रहा है या आ रहा है, तो उसको मार गिराने की क्षमता रखते हैं। क्या होते हैं ये? फ्रिगेट। ठीक है ना। और अभी आपको बताऊं, जब इंडिया ने, आपको पता हो तो क्या मतलब सर्जिकल स्ट्राइक की थी, याद है? की थी सर्जिकल स्ट्राइक। उस समय नेवी भी चाहती थी कि इंडियन नेवी की वो भी सर्जिकल स्ट्राइक करे। क्या करे? सेम टाइम पे इंडियन आर्मी ने जब किया था, उसी टाइम पे इंडियन नेवी भी चाहती थी कि वो एक सर्जिकल स्ट्राइक करे। कहां जाए? कराची एयरबेस, कराची बेस पे जाए और वहां पर अपनी एक तोड़ करके एक सर्जिकल स्ट्राइक करे। तो वो अगर सर्जिकल स्ट्राइक करती ना, तो किसका यूज लेती? फ्रिगेट का। युद्धपोत, स्टिल्थ फ्रिगेट ले जाती, बहुत पास तक वो उनके रडार्स के कब्जे में नहीं आती, और वहां कर लेती, या पंडुपी को लेके जाते, जो पंडुपी अपन पढ़ रहे थे ना वो। तो ये स्टिल्थ फ्रिगेट है। ये क्या कर रही है? ऐसी स्टिल्थ फ्रिगेट का नाम है दूनागिरी, तारागिरी, ऐसे 6 हैं ये। कितनी है? 6 है। और इनका सभी का नाम, जितनी भी पर्वत श्रृंखला है ना, उनके नाम पर है। ये उत्तराखंड की एक पर्वत श्रृंखला है दूनागिरी, इसके नाम पे रखी हुई है।
आगे की जब आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो उसमें 6 के नाम बताए थे मैंने अभी, ठीक है ना। तो वो हम अभी उसको वीकेंड्स पे कंप्लीट करेंगे। कुछ की हमने वीक डेज में कंप्लीट कर दी है, लेकिन वो भी रिवीजन के लिए आ सकते हैं फिर, ठीक है। आप समझ गए प्रोजेक्ट 17A का मतलब किससे है। 17 तो स्टिल्थ फ्रिगेट है ना, युद्धपोत, और ए का मतलब अल्फा, मतलब न्यूक्लियर पावर्ड है ये, ठीक है। अभी प्रोजेक्ट 75A अभी तक भी कोई करके नहीं लाया है होमवर्क, नहीं करके लाए ना। एक होमवर्क दिया था मैंने, आप सब भी देख लो, इसके बारे में पढ़ के आना। मैं तो कभी भी पढ़ा दूंगा यार, तो पढ़ के तो आओ, पूरा तो बताओ कौन कौन से सबमरीन है, क्या मतलब है। एक तो ये प्रोजेक्ट है, और कंफ्यूज मत होना, एक प्रोजेक्ट एक और है। हाँ, रमप्पा टेम्पल का भी दिया था। होमवर्क नहीं कर रहे हो यार, ये दो हैं, इन दोनों प्रोजेक्ट को पढ़ के आना। मैं बता देता हूँ, दोनों ही सबमरीन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? सबमरीन, पनडुब्बी से। लेकिन आगे का पढ़ के आना। इंडिया। और अगर यही सब मैं बताने लगा तो एक तुमने आई पूछ लिया, फिर कोई कुछ पूछ लेगा, फिर होमवर्क थोड़े बचा यार, ऐसे मत करो। अल्फा ही है, समझ रहे हो अल्फा से मतलब क्या है। हाँ, पढ़े आगे का, चले, ठीक है। आपने विक्रांत का नाम सुना है? क्या है ये? युद्धपोत है? श्योर? ये युद्धपोत है? विमान वाहक है? क्या है? विमान वाहक, एयरक्राफ्ट कैरियर। क्या है? अब मैं बताता हूं हमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जरूरत क्यों पड़ती है। आप बोलोगे जब एयर प्ले फाइटर जेट्स हैं वो खुद ही उड़ सकते हैं, तो उनको इसको जरूरत क्यों पड़ रही है इसकी। आपको पता है कि मतलब एक फाइटर जेट में वो कितना फ्यूल होता है, कि वो कितनी दूर तक जा सकता है और फिर वापस आ सकता है? ज्यादा नहीं होता है, ये सिर्फ 200 किलोमीटर जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं, बस इतना ही इनमें फ्यूल कैपेसिटी होती है। कितना? 200 किलोमीटर्स। और इसीलिए जो फाइटर जेट्स की स्क्वाड्रन है ना, उनको बॉर्डर्स भी रखा जाता है। जोधपुर, जैसलमेर, इधर देखो तो आप उधमपुर, है ना। फिर अगर इधर जाओ तो आप जो अपने लद्दाख रीजन है, यहीं पे रखा जाता है इनको, कि बॉर्डर के पास रखते हैं। ऐसे इंडिया में बॉर्डर के पास रखते हैं, ये अपनी करते हैं और वापिस आ जाते हैं। किसने किया था? अभिनंदन। मिराज, मिराज एयरक्राफ्ट से गए थे वो, F-16 को मार गिराया। वापिस आना था, लेकिन हिट हो गए और वहीं रह गए, लेकिन उनका इतना फ्यूल था। लेकिन सपोज करो हमको हमारे फाइटर जेट्स को इंडियन ओशियंस में लेके जाना है, मॉरिशस लेके जाना है, मॉरिशस से भी आगे लेके जाना है हमारे फाइटर जेट्स को, और वहां पर कुछ मानो कुछ अभ्यास ही कराना है, तो फिर कैसे लेके जाएंगे? विमान वाहक पोत से ना। या तो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कराओ, जो कि महंगा पड़ता है बहुत और उसमें रिस्क भी बहुत रहता है। या फिर क्या करो, विमान वाहक पोत में उनको लेके जाओ, वो वहां से टेक ऑफ करेंगे, अपना जो काम करना है काम करेंगे अपनी पेरीफेरी में, और उनके पास जब इतना फ्यूल बचेगा कि वो वापस आ सकते हैं, तो वो उसमें आके डॉक यार्ड में आराम से लैंड हो जाएंगे। आसान लगा? अब समझ में आई यूटिलिटी विमान वाहक पोत की। तो क्या है हमारे विमान वाहक पोत का नाम? विक्रांत। ये हमने खुद से बनाया है। किससे बनाया है? खुद से। और जब हम खुद से बनाते हैं उसको क्या लिखते हैं? इंडिजीनियस। और इसीलिए ये ना, अब तक के जो एयरक्राफ्ट के जितने भी नेवी के वेसल्स होते थे ना, उनका नाम ये होता था INS। क्या होता था? क्या मतलब होता है इसका? इंडियन नेवल शिप। लेकिन इसका नाम क्या है? IAC, इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर। अलग से नाम इसीलिए दिया है क्योंकि हमारा पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। आपको पता हो तो एक विक्रांत नाम का युद्ध मतलब विमान वाहक पोत हमारे पास पहले से था। उसको हम रशिया से लाए थे। कहाँ से लाए थे? लेकिन उसका रशिया में नाम विक्रांत नहीं था, वहां उसका कुछ और नाम था। हम उसको लेके आए, 1971 की वॉर लड़ी उसने, और फिर वो रिटायर हो गया। कुछ 1900 के आस 1999 या 2000 के आसपास वो रिटायर हो गया। हमने 2004 में सोच लिया था कि हम अपना एक विमान वाहक पोत बनाएंगे, ठीक है, और फिर हमने वो बना लिया। ये देखो, इसका नाम भारत के पहले विमान वाहक पोत विक्रांत के नाम पर रखा गया। इसको हम कहाँ से लाए थे? रशिया से लाए थे। अरे उस समय हम सब कुछ रशिया से लाते थे, ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लेनी कुछ ज्यादा।
अब इकोनॉमिक पढ़ ले। देखो अभी किसी को थकान तो नहीं हुई? हो रही है क्या? हो रही है? कितना बच गया? वो तो मुझे भी दिख रहा है लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अभी कितनी स्लाइड और बची है यार अपनी, थोड़ा बहुत और पढ़ लें क्या? कुछ लोग तो यार तुम 11:30 बजे आए हो, कुछ 12 बजे भी आए, वो भी थक गए क्या? सुबह से हो? देखो मैंने पूछ लिया तो अब सबको थकान हो रही है ना। चलो कोई बात नहीं, अब बैठे तो अरे रुको भाई, पढ़ा नहीं रहा हूँ, बात तो कर सकता हूँ। बात कर लूँ? बात कर लूँ क्या? 5 मिनट। और ऐसी कोई मजाक वजाक की बात नहीं करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक बात करूंगा जो इससे पहले हम वीकडेज पे कर चुके हैं। मैंने आप सभी से एक वादा किया था कि आपको तैयारी का रामबाण दूंगा, करा था ना? आपको अपने होमवर्क के वादे याद रहे ना रहे, मुझे मेरे वादे याद रहते हैं, तो मैं अब आपको एक रामबाण दूंगा, 5 मिनट लगेंगे बस उसको समझाने में। 5 मिनट आप समझना, देखो कि क्या रामबाण होता है उसका। ठीक है? देखो क्या है ना कि आप में से कई लोग ऐसे हैं कि जो लोग दो चार दोस्तों का ग्रुप है, आ रहे हैं दो चार दोस्त साथ में, हंसी मजाक भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। कुछ सिर्फ हंसी मजाक कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, पढ़ने का नाटक कर रहे हैं, हंसी मजाक ज्यादा चल रही है, लेकिन फिर भी ठीक है कि वो दोस्तों के साथ आ रहे हैं। ठीक है? अब यहां से आगे क्या सीन है कि आप जैसे मानो कि आप पढ़ रहे हो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एक बार मैं ये सपोज करता हूँ, मैं सीईटी बैंक के लिए भी बताऊंगा, लेकिन आपको समझ में आएगा कि जो मैं एसएससी के लिए बता रहा हूँ ना, वो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उतना ही फ्रूटफुल है। अब जैसे एसएससी की बात करते हैं हम, आपको पता है एसएससी में लगभग 4 सब्जेक्ट की बात होती है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। ये 4 की बात तो होती है, हो सकता है कंप्यूटर की भी बात हो, है ना? किसी किसी और अगर से बात करेंगे तो उसमें हिंदी की बात भी होती है ना, सीईटी वगैरह में। मतलब इतने आपके सब्जेक्ट होते हैं एसएससी में, 4-5, और बाकियों में ज्यादा भी हो सकते हैं, होते हैं ना सब्जेक्ट। ऐसा तो नहीं है तो कोई एक ऐसा एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें सिर्फ मैथ्स आती हो, ऐसा तो नहीं है। लगभग 3-4 सब्जेक्ट हर पेपर में हो रहे हैं आपके। आप में से कौन सा ऐसा इंडिविजुअल है जो ये बोलता है कि मेरी मैथ्स भी बहुत अच्छी है, मेरी रीजनिंग भी बहुत अच्छी है, मेरी जीके भी बहुत अच्छी है, मेरी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, और चारों में मेरा इंटरेस्ट भी बहुत है? ऐसा कोई है क्या यहाँ पे धुरंधर? है? कोई धुरंधर हो तो बताओ। अरे भाई हो क्या, तो आगे आ जाओ। हो क्या? अंगड़ाई मत लो ऐसे, हाथ बड़ा करके अंगड़ाई ले रहे हो यार, ऐसे नहीं, ये सब नहीं यार। मैं भी वहीं से उठ के आया हूँ, सुनो, वो जो तुम बैठे हो ना उससे भी पीछे से उठ के आया हूँ मैं। ठीक है ना? तो मैं वो सारे ट्रिक्स जानता हूँ। ठीक है? लेकिन करो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे उन चीजों से, पढ़ लो बस। तो अब ये बात समझो कि आप में से, लेकिन आप में से आपको इन चारों पांचों में सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है? नहीं मैं आपसे पूछूं, एक एक बार सबसे पूछूंगा आपसे। इनको मैथ्स अच्छा लगता है, वो हाथ यूं घुमा रहा था ना भाई, अब बताते रहो कौन सा लगता है, बता दे, एक बता दे कोई सा भी। अरे तेरे से बात हो रही, मुझे पता है, तुझे भी पता है, कोई सा भी अच्छा नहीं लगता? चलो कोई बात नहीं है, टोपी वाले भैया, आपको मैथ्स? इनको भी मैथ्स? तुमको? मैथ्स के अलावा सारे, ये क्या बोल रहे हैं, मैथ्स के अलावा सारे। और आपको? येलो टी शर्ट, येलो आपने पहना है? मैथ्स? यार मैथमेटिशियन बहुत है यहाँ पे। और आपको? पिकॉक कलर, हाँ। मैथ्स के अलावा सारे? अरे भाई मैं जिससे पूछना चाहता हूँ ना उसी से पूछूंगा, हाथ खड़े करने से कुछ नहीं होगा। आप बताओ, ग्रीन टी शर्ट, आप, हाँ चश्मे वाले, मैथ्स? ठीक है। आप बताओ, हुडी, हाँ, रीजनिंग, ठीक है ना? कोई और होगा जिसको इंग्लिश भी अच्छी लगती होगी, है? कुछ ऐसे होंगे जिनको कंप्यूटर या हिंदी में भी बहुत रुझान होगा, हिंदी बहुत अच्छी होगी कईयों की, कईयों को हिंदी में बिंदी लगती होगी, है ना ऐसे लोग? मेरे कहने का मतलब समझो आप देखो कि आप लोग है ना ऐसे अलग अलग हो, एक 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 एक, अगर आप सब एक साथ आ जाओ तो यूनिटी, सुना है ना, एकता में शक्ति है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, हमको उसका उपयोग करना है यहाँ पे। क्या है, हमको एक ऐसा ग्रुप बनाना है 5 से 6 लोगों का, 5 से
8 लोग मान लेते हैं, एक ग्रुप बनाना है हमको 5 से 8 लोगों का, और जनरली ग्रुप में ऐसे लेना है कि जिसमें से एक को मैथ्स अच्छी आए, एक को रीजनिंग, किसी को इंग्लिश अच्छी आए, किसी को जीके। ऐसा ग्रुप बनाना है, जरूरी नहीं है कि सब में सब कुछ मिल जाए, हो सकता है किसी में मैथ्स वाले ज्यादा हो जाएंगे, किसी में रीजनिंग, किसी में इंग्लिश, लेकिन आपको एक ग्रुप बनाना है। अब बोलोगे यार ग्रुप बनाने का फायदा क्या है, क्या फायदा होगा? अब देखो आपके ग्रुप में मानो जैसे राकेश है, उसको जीके अच्छी लगती है, ये है इनको मैथ्स अच्छी लगती है, कोई है जिनको रीजनिंग बहुत अच्छी लगती है। अब सपोज करो आप लोगों ने ग्रुप बनाया और आप लोगों ने डिसाइड किया कि यार हम हर दिन ना 1 घंटा साथ में बैठेंगे हर दिन, और उस दिन का जो भी कुछ हमको पढ़ना होगा ना वो पहले ही डिसाइड कर लेंगे। तो आज डिसाइड हुआ, मानो एक ग्रुप है, सपोज करते हैं कोई ग्रुप है और उसका नाम विक्रांत है, उस ग्रुप का नाम विक्रांत। ग्रुप में 5 लोग हैं, 5 से 8 लोग हैं, जिसमें कुछ किसी को मैथ्स आती है, किसी को रीजनिंग, किसी को इंग्लिश और किसी को जीके, और नहीं भी आती है तो उनका इंटरेस्ट है कि वो पढ़ के लोगों को पढ़ा सकते हैं। तो क्या करेगा, मैथ्स आती है मानो विक्रांत ग्रुप में कोई एक है फर्स्ट पर्सन, उसको मैथ्स अच्छी आती है, वो क्या बोलेगा, यार आज है ना, आज तुम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ के आना, कल शाम को अपन इतने बजे बैठेंगे इस गार्डन में, और मैं सबको है ना प्रॉफिट एंड लॉस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना वो करा दूंगा 1 डेढ़ घंटे में। क्या करा दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी ट्रिक करा दूंगा। उसने करा दी। उसी दिन रीजनिंग के लिए एक बंदा बोला कि यार तुम है ना सबको अगर है ना नंबर सिस्टम या मतलब सीरीज में प्रॉब्लम आती है ना, तो सीरीज के जितने अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं ना, सीरीज पता है आजकल सीरीज बहुत परेशान करती है रीजनिंग में लोगों को, लेकिन कई लोग ऐसे जिनको सीरीज परेशान नहीं करती, उन्होंने सीरीज पर इतना काम किया है कि उनको हर बार सीरीज का जो कोड होता है वो डिकोड कर लेते हैं उसको। तो बोला यार मैं सीरीज के ना 100 से ज्यादा कोडिंग्स आपको बताऊंगा कि मल्टीप्लाई करके हो रही है, डिवाइड करके हो रही है, स्क्वायर प्लस वन करके हो रही है, कैसे हो रही है, ऐसे उसको 100 से ज्यादा बना के लाऊंगा और सबके दो दो तीन तीन क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को। फिर इंग्लिश वाले आए, वो बोले यार है ना मैं आपको ईडियम वन वर्ड फ्रेजेस याद कराऊंगी और साथ में आपको जो जो प्रॉब्लम है ना वो कराऊंगी। मानो वो बोल रही कि मैं डेली आपको 10 मिनट ईडियम फ्रेजेस कराऊंगी, 10 मिनट वॉक एंटोनिम सिनोनिम कराऊंगी। तो सोचो वो डेली अगर 10 मिनट ले रहे हैं या कोई ले रही है तो वो कितनी वॉकअप करा देगी आपकी 2 महीने में। एक दिन की भी 10 मान लो, बस सपोज करते हैं 10, महीने की 300, 2 महीने की 600, अगर एक साल भी ये ग्रुप रह गया आपका तो 3600 वॉकअप। इसके बाहर तो पेपर में नहीं आता भाई। 3600 वॉकअप के बाहर एसएससी क्या बैंक क्या किसी पे एग्जाम में नहीं आती वॉकअप बाहर, एक भी वॉकअप बाहर नहीं आएगी। जीके, मानो राकेश आपके साथ है, ये बोल रहा है यार मैं ना आपको आज जीके पढ़ाऊंगा 1 घंटा, 1 घंटा पॉलिटी पढ़ाऊंगा, पॉलिटी में आज तक एसएससी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराऊंगा, और साथ में किसी को मानो पॉलिटी समझ में नहीं आती कि कौन किसको शपथ देता है या करंट अफेयर्स ही उसको रिवाइज कराऊंगा। आज सितंबर अक्टूबर नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स को रिवाइज करा दूंगा, या हम सब मिलके रिवीजन कर लेंगे। अब इसमें सोचो आपने आपने अगर वीक में अगर 6 दिन बैठ गए तो आपका कितना रिवीजन हो गया। क्लास में आप पढ़ ही रहे हो लेकिन यहाँ ग्रुप में आपने कितना एक्स्ट्रा पढ़ लिया। समझ में आ रहा है आपको? और अब क्या करो कि यार ये ग्रुप में एक नीरसता नहीं रहे, तो ग्रुप के कुछ नियम बना दो कि कोई एब्सेंट रहेगा तो वो अगले दिन सबको समोसा खिलाएगा, ठीक है। अगर कोई आया जिसने वादा किया था कि यार मैं ये पढ़ाऊंगा और नहीं पढ़ाया तो वो अगले दिन सबको जूस, जिस दिन आएगा जूस पिलाएगा। ऐसे कड़े नियम बना दो जिसमें आप ये काम ना करो कि अरे वो कैसे भी करके नहीं आए आज, फिर देखो हम उसको, और वो बंदा सोचे मैं मर जाऊं कट जाऊं लेकिन आऊंगा जरूर। समझ रहे हो यार, 8 लोगों को स्टूडेंट लाइफ में जूस पिलाना कितना मुश्किल है, मैं समझ सकता हूँ। और ये सब मैं आपको वो बातें नहीं बता रहा जो मैंने कहीं किताब में पढ़ी हैं, ये सब बातें मैं वो आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने यहाँ के सीनियर से सीखी है, वीआईपीएम के, और यहाँ हमने खुद ने करी है। हमसे पहले एक ग्रुप था जिसका नाम बालाजी ग्रुप था, बहुत फेमस ग्रुप है वो वीआईपीएम का। उस ग्रुप में लगभग कुछ 15 से 20 लोग हैं और सब सेलेक्टेड हैं, सबका एक साथ सिलेक्शन हुआ है लगभग 6 महीने में। कोई बैंक पीओ है, कोई बैंक क्लर्क है, कोई एसएससी में ऑडिटर है, कोई एक्साइज में इंस्पेक्टर है, कोई रेलवे में गुड्स गार्ड है, लेकिन नौकरी सबकी लगी है। जैसे जिस एक इंसान की नौकरी लगी उसने पूरा टाइम ग्रुप को देना चालू कर दिया कि अब तो मैं ग्रुप में कोई भी इंसान हो जिसको कोई भी दिक्कत हो मैं पढ़ाऊंगा। ऐसे उसने क्या ग्रुप के सिलेक्शन हो गए। फिर ये हमने देखा तो हम भी 4-5 लोग थे, हमने भी एक ग्रुप बनाया, हमने नाम नहीं दिया लेकिन हमारा भी एक ग्रुप था।
लेकिन हम भी क्या करते थे, सामने वाला मंदिर है ना, इसके गार्डन में पढ़ते थे, 4-5 लोग थे, आराम से पढ़ते थे। मैथ्स मेरी अच्छी थी, रीजनिंग एक दूसरे की अच्छी थी, इंग्लिश का एक जो पूरे एसएससी में टॉपर रहा था 2015 में, वो यहीं से ही था। तो ऐसे हम सबको एक अच्छा ग्रुप मिल गया, और हम सभी लगभग हमारे ग्रुप में 4-5 लोगों में से 4 तो इंस्पेक्टर हैं, 2 इनकम टैक्स में, 2 एक्साइज में, और एक ऑडिटर है। सोचो आप, हम पांचों की जॉब लगी है, और 1-2 साल में लगी है, मतलब एक ने एक एसएससी में रहा तो अगले ने अगले में निकाल लिया। तो ग्रुप में सिलेक्शन बहुत जल्दी होते हैं और श्योरिटी बहुत बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है ना, आपकी कंटिन्यूटी रहती है, आपको एक हमेशा एक जोश बना रहता है कि यार ग्रुप है। मानो आज आपका पढ़ने का मूड भी नहीं कर रहा, लेकिन आपको ये पता चल गया ना कि अरे आज नहीं गया तो कल समोसा खिलाना पड़ेगा, तो अपने आप मन हो जाएगा आपका, भग के जाओगे आप। मानो आज आपका मन नहीं है, ग्रुप में नहीं, तो दोस्त ही पूछ लेगा क्या हो रहा है तेरे को, क्या परेशानी है आज। बोले यार ये, अरे कोई दिक्कत नहीं है, आज वॉकअप कराऊंगा मैं, देख कैसे याद कराता हूँ वॉकअप। समझ रहे हो, ये एक ग्रुप की शक्ति है, इसको काम में लो आप, और यही रामबाण है। अगर आपने साल भर भी ग्रुप को सीरियस ले लिया ना, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि साल भर आने वाले में आपकी सब पूरे ग्रुप की जॉब लग जाएगी। जो ग्रुप जितना सीरियस होगा ना, उसकी उतनी जॉब लग जाएगी। और अब मैं लास्ट लाइन ये बोल रहा हूँ कि मैं ये बोलता हूँ कि अगर कोई ग्रुप बना ले तो वो मेरे पास आ जाए सबसे पहले, तो उस ग्रुप से मैं भी संडे की शाम को मिलूंगा। ठीक है, संडे की शाम को जो जो ग्रुप बन जाएंगे उनसे मैं खुद मिलूंगा। ठीक है, और मैं उनको पर्सनली डायरेक्शन दूंगा कि भाई कैसे कैसे उनको पढ़ना है। ये एडेड एडवांटेज है। जिसने भी अगर दिसंबर मंथ में ग्रुप बना लिया, उससे मैं मिलूंगा हर संडे को। ठीक है, ओके, थैंक यू।